एपिसोड 190। मुझे खेद है लिंग जियो, मैं देर से आया हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मैं उस तरह का कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूँ। तुमने उत्तर में मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारा आभार चुकाने के लिए युद्ध में मरने को तैयार हूँ। फैंग की ज्ञान हवा में लटके हुए थे और ऊंची आवाज में बोले। ओह, वे हारे हुए लोग, उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका? भीड़ में झू यू ने आह भरी। अगर आप हमें रोक नहीं सकते तो भूल जाए, यह एक अवसर हो सकता है। मुझे डर है कि हम इस बार लिंग जियाओ को पूरी तरह से निराश कर देंगे, लेकिन सौभाग्य से अंकल की ज्ञान लिंग जियाओ को हमारे बारे में थोड़ा अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। फैंग यिनशान ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। यहाँ आने से पहले उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो उसकी मदद करने के लिए इतने सारे यिनयान क्षेत्र के विशेषज्ञों से घिरा होगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली होगा। ये कैसी गलत गणना है। इस दुष्ट भेड़िए का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता था। वाइस डीन, क्या लियानर ठीक है? लिंग जियाओ ने पूछा। वह भी घर में नजरबंद है, लेकिन वह ठीक है, फैंग किंगयान ने उत्तर दिया। यह अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि तुम एक कठिन लड़ाई से गुजरे हो, इसलिए वहां जाओ और मेरी मदद करो इसकी रखवाली करने में। मुझे डर है कि अगर ये लोग भागना चाहेंगे तो वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, क्या तुम सचमुच यह अकेले कर सकते हो? फैंग किंगयान ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, मैंने कहा था कि यह ठीक है, तो ये ठीक है। लिंग जियाओ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह वास्तव में जानता है कि कौन उसके लिए अच्छा है और कौन उसके लिए अच्छा नहीं है। भले ही फैंग किंगयान आज यहाँ नहीं है, फिर भी वह समझ सकता है कि कुछ तो हुआ होगा। ओह अच्छा, फैंग किंगयान ने अपनी छाती को छुआ। वह वास्तव में अभी अभी फैंग यिनशान के आदमियों द्वारा घायल हुआ था। जेल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। हमें अब व्यक्तिगत रूप से उससे पराजित नहीं होना चाहिए, हमें वास्तव में एकजुट होना चाहिए। कोंग वू ने लिंग जियो को देखा और अचानक कहा। हालांकि उन्होंने पहले भी लिंग जियो को घेरा था, लेकिन वे सिर्फ झुंडों का झुंड थे और वास्तव में वे अधिक व्यापक युद्ध प्रभावशीलता बनाने में असमर्थ थे। ये सही है, हम छहों अब और अलग नहीं रह सकते, दापेंग जनजाति के बुजुर्गों ने भी कहा। उस स्थिति में मैं आगे रहूंगा और तुम पीछे। हम दोनों आगे और पीछे की रक्षा करेंगे और लिंग जियो को छिपकर हमला करने का कोई मौका नहीं देंगे। कोंग वू ने पदों की व्यवस्था करना शुरू किया। आप 2 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा 2 पंखों की रक्षा करें। 2 7वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा 2 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं की सहायता के लिए केंद्र में हैं। सिर और पूंछ के बारे में चिंता न करें। इस मामले में हर स्थिति में सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति है, जो बिल्कुल अभेद्य है, और लिंग जियो के पास कोई विकल्प नहीं होगा। कोई बात नहीं, 6 लोगों ने तुरंत एक युद्ध स्वरूप तैयार कर लिया। याद रखो, तुम्हें पूरी ताकत लगानी है और कुछ भी छिपाना नहीं है। वह आदमी एक असली दुष्ट है। अगर तुम उसे आज नहीं मारोगे, तो न केवल तुम बदला नहीं ले पाओगे, बल्कि तुम निश्चित रूप से अंतहीन नुकसान पहुंचाओगे। मुझे लगता है कि तुम खुद को नहीं देखना चाहते। उसके परिवार को इस दुष्ट आदमी ने मार डाला है न? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोंग वू में वास्तव में नेतृत्व कौशल है। उसके ये शब्द कहने के बाद कई योद्धा लड़ने की भावना और हत्या की मंशा से भर गए। 17 वर्षीय लिंग जियाओ पहले से ही बहुत डरावना है। यदि उसे 1 या 2 वर्ष और दे दिए जाएं तो संपूर्ण दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में कोई भी उसे दबा नहीं सकेगा। यदि आप इस बच्चे को अभी नहीं मारेंगे तो बाद में उसे मारना और भी कठिन हो जाएगा। ये यथास्थिति है। बोलने के बाद कोंग वू पूरी तरह से पशु अवस्था में प्रवेश कर गया। मयूर कबीले का खून उसे तेज और अधिक शक्तिशाली बनाता है, और उसके पास जो अजीब रोशनी है, वह भी लिंग जियो को बहुत परेशानी दे सकती है। ये व्यक्ति रक्त में माहिर होता है और इसमें मार्शल आत्मा नहीं होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति वास्तव में अधिक भयानक होता है। योद्धाओं को सबसे अधिक भय विशेषज्ञता से होता है, विशेषकर इस अवस्था में। दापेंग जनजाति के बुजुर्ग में मार्शल स्पिरिट नहीं थी। वह भी पशु परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर गया। दापेंग जनजाति की गति चरम पर पहुंच गई और ठंडी ईगल आंखों ने एक मजबूत हत्या का इरादा प्रकट किया। अन्य 4 योद्धाओं ने भी अपना रक्त चलाया और पशु रूपांतरण की अवस्था में प्रवेश कर गए। एक क्षण के लिए 6 मानव जैसे दिखने वाले योद्धा 6 भयानक जानवरों में बदल गए। और यह एक दिमाग वाला जानवर है। इससे निपटना अधिक कठिन है। पूरी तरह से जानवर में तब्दील हो जाने के बाद खून की शक्ति बहुत शक्तिशाली लगती है।
क्या लिंग जियाओ वास्तव में उनका प्रतिद्वंद्वी होगा? दर्शकों की भीड़ फिर से चिंतित हो गई। आखिरकार एक जानवर में पूरी तरह से तब्दील हो जाने के बाद एक योद्धा की युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार हो जाता है। लिंग जियो ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ इन 6 लोगों को देखा, जैसे कि इन सबका उससे कोई लेना देना नहीं था। आपकी युद्ध संरचना वास्तव में अच्छी है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। उसने अपने सामने खड़े 6 लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या ये सचमुच मुझे हत्या करने से रोक सकता है? चूंकि आपको चुटकी बजाने के लिए मुलायम परसिम्मन नहीं मिल रहा है, तो सकारात्मक रहें। कौन वो? मूल रूप से मैं तुम्हें अंत तक रखना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो चलो तुम्हारे साथ ही शुरुआत करते हैं। वास्तव में उसकी कोई खामी ढूंढने की योजना नहीं थी, बल्कि वह सबसे मजबूत कोंगवू से सीधे मुकाबला करना चाहता था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर वह कोंगवू को मार सकता है, तो ये युद्ध गठन बिना किसी हमले के ढह जाएगा, और यहाँ तक कि 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र और 7वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा भी एक पल में लड़ने की इच्छा खो देंगे। लेकिन क्या कोंगवू से निपटना सचमुच इतना आसान है? क्या लिंग जियाओ का चुनाव सचमुच सही है? बेशक लिंग जियाओ उनके सवालों का जवाब नहीं देगा। बाईं आंख की ताइची आंख खुली है। तलवार आत्मा नेत्र, विनाश की तलवार, हत्यारी तलवार, विलय, प्रकाश तलवार को नष्ट करो, हत्या अंधेरे तलवार। वे अभी भी 2 तलवारें हैं, लेकिन वे विनाशकारी तलवार के इरादे और मारने वाली तलवार के इरादे को जोड़ती है, और उनकी शक्ति पूरी तरह से अलग है। अब समय आ गया है इसे खोलने का, मेरी जादुई तलवार ये गुशान और मेरे प्राचीन नरक ड्रैगन स्लेयर। अतीत में मानव राजा की शक्ति ने लिंग जियो को अराजक शक्ति को सील करने में मदद की थी, मुख्यतः क्योंकि वह चिंतित था कि लिंग जियो की खेती बहुत जटिल होगी और अंत में यह नुकसान की तुलना में अधिक लाभ होगा, और वह पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की वास्तविक शक्ति को लागू करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन आज चीजें अतीत से अलग हैं। लिंग जियाओ की ताकत और मजबूत हो गई। इसके अलावा वह अब ये गुशान और लॉन्ग तू को रिहा कर रहा है, ताकि उन्हें मार्शल आत्माओं के रूप में उपयोग कर हत्या की तलवार और विनाश की तलवार की शक्ति को बढ़ाया जा सके। मानव राजा के शरीर में बची हुई आखिरी शक्ति भी लिंग जियाओ को इन शक्तियों को अनब्लॉक करने से नहीं रोक सकी। लिंग जियो के पीछे लाल सूरज में एक काला जादुई ड्रैगन दिखाई दिया और एक आश्चर्यजनक दहाड़ लगाई। ये प्राचीन नरक ड्रैगन स्लेयर है। अंधेरे साए में एक जादुई तलवार भी चुपचाप उभरी और फिर एक मानव रूप में बदल गई। यह एक ठंडा आदमी था जिसने काला गाउन पहना हुआ था। ये राक्षसी तलवारों का राजा ये गुशान है। बेशक लिंग जियो भी जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था, अन्यथा वह इन 2 मार्शल आत्माओं को नहीं हरा पाता। शेष 6 लोगों को मरना ही होगा, अन्यथा उनका कोई निवारक प्रभाव नहीं होगा। ये कैसी मार्शल भावना है? क्या लिंग जियाओ भी एक दुर्लभ जुड़वा मार्शल आत्मा है? केवल एक भूत ही जानता है कि इस आदमी लिंग जियो ने लड़ाई के दौरान पहले कभी अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं किया है। मैं शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। क्या ये बकवास नहीं है? अगर आप उसे मजबूर नहीं करेंगे, तो क्या वह इसका इस्तेमाल करेगा? हर कोई लिंग जियो के पीछे घूर रहा था। एक विशाल काला और लाल ड्रैगन वहां मंडरा रहा था, जिसका विशाल सिर 6 दुश्मनों को घूर रहा था। लेकिन काली आकृति पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी और लगभग अदृश्य थी। ये गुशान की काली आकृति गायब हो गई है। हालांकि न दिखने का मतलब यह नहीं है कि वह मौजूद नहीं है। शायद वह सबसे खतरनाक है। मारना। कोंगवू दहाड़ते हुए लिंग जियाओ की ओर बढ़ा। हालांकि वह ये भी जानता था कि लिंग जियो में कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन तीर डोरी पर था और उसे चलाना ही था। 9वीं गुफा क्षेत्र में एक मजबूत आदमी के रूप में यहाँ सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति वाला व्यक्ति, अगर वह लड़ने से डरता है, तो अन्य निश्चित रूप से अपनी लड़ाई की भावना खो देंगे। 6 योद्धाओं ने युद्ध स्वरूप में लिंग जियो को मार डाला, जिससे लिंग जियो को उन्हें एक एक करके हराने का कोई मौका नहीं मिला। उसी समय कोंगवू की मोर की पूंछ पर लगे 7 रंगों के पंखों से 7 अजीब रोशनियां निकली। फिर इस प्रकाश ने पूरे स्थान को घेर लिया और लिंग जियो और उसमें लड़ रहे 6 लोगों को लपेट लिया। अजीब प्रकाश क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि मयूर कुल के योद्धाओं में बहुत कम लोग विचित्र प्रकाश क्षेत्र को उत्तेजित कर पाते हैं। यह क्षेत्र प्रतिद्वंद्वी की पुतली तकनीक को पूरी तरह अप्रभावी बना सकता है और किसी भी प्रकाश प्रभाव से निडर हो सकता है और आंखें उत्तेजित नहीं होंगी। बेशक सबसे भयानक बात कि यह लगातार प्रतिद्वंद्वी की डोमेन ऊर्जा को अवशोषित करेगा, प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाते हुए खुद को मजबूत करेगा।
ये कहा जा सकता है कि इस तरह का गुफा क्षेत्र सिर्फ धोखाधड़ी की तरह है। लिंग जियो ने कोंग वू को घूर कर देखा, ये जानते हुए कि उसे पहले इस आदमी को मारना होगा, अन्यथा यदि वह इस विचित्र प्रकाश क्षेत्र में अधिक समय तक रहा तो वह भी इसे सहन नहीं कर सकेगा। इस समय लिंग जियो की आंखें ठंडी हो गईं। ये घृणा नहीं थी, बल्कि शांति के कारण था। इन 6 महारथियों का सामना करते हुए उसे अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शांत रहना होगा। ताई ची नेत्र खुल गया था और कोंग वू की हर हरकत उसकी आंखों से पूरी तरह बंद थी। वह इस व्यक्ति के हमले में सबसे बड़ी खामी ढूंढना चाहता था। कोंग वू की गति तेज नहीं थी, क्योंकि उसे युद्ध गठन की गति के साथ सहयोग करना था। हालांकि अजीब प्रकाश क्षेत्र में वह ऐसा करने में सक्षम था। ये देखने में धीमा लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत तेज है और इसकी अजीब रोशनी 6 लोगों की सांसों को एक में समाहित कर देती है। यहाँ तक कि आंदोलन के दौरान भी युद्ध संरचना अव्यवस्थित नहीं होगी। बेशक गति ही कुंजी नहीं है, क्योंकि लिंग जियाओ कोंग वू को हराना चाहता है, अकेले छिपना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। इसलिए भले ही कोंग वू बहुगे जितना धीमा था, फिर भी उसे उसका सामना करना पड़ा। कोंग वू इस समय अपने सबसे शक्तिशाली रूप में था। जब वह आगे बढ़ता तो एक लौ की तरह आवाज आती। उसके शरीर पर लाल लपटें जलने लगीं। मोर वंश वास्तव में असाधारण है, नीचे खड़ी भीड़ ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि यदि आप विदेशी प्रकाश क्षेत्र के बाहर भी खड़े हों तो भी आप गर्म और दबाव वाली सांस महसूस कर सकते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना है कि लिंग जियो, जो विदेशी प्रकाश क्षेत्र में है, और भी अधिक असहज होगा। हालांकि वे गलत थे। कोंग वू की सांस का सामना करते हुए लिंग जियो ने न केवल थोड़ा सा भी दबाव महसूस नहीं किया, बल्कि एक व्यंग्यात्मक भाव भी दिखाया। प्राचीन नरक ड्रैगन आत्मा को उसके द्वारा खोल दिया गया है। नरक ड्रैगन ज्वाला का आतंक पवित्र अग्नि से भी अधिक प्रबल है। क्या लिंग जियाओ अब भी कोंग वू की लौ से डरेगा? और तो और प्रकाश की शक्ति का उच्च तापमान तो उसे बहुत पहले से ही आदत हो चुका है। ऐसे उच्च तापमान का सामना करते हुए वह कैसे डर सकता है? वह अब इस बात पर विचार कर रहा है कि कोंग वू को कैसे हराया जाए। तानाशाह मार्शल स्पिरिट का निश्चित रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा, कम से कम पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जाएगा। कोंग वू जैसे किसी व्यक्ति से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार लिंग जियो की वर्तमान साधना 7वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति के अनुसार वह ये नहीं कह सकता कि वह 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के बलवान को कुचल सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से जीतेगा। चूंकि यह एक तुरुप का पत्ता है, इसलिए इसका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण क्षण में किया जाना चाहिए। यह अभी भी विनाशकारी प्रकाश तलवार और मारक अंधेरे तलवार है। दोनों तलवारें बाहर हैं, लेकिन इस बार दोनों तलवारों में आत्माएं हैं। विनाशकारी प्रकाश तलवार ने प्राचीन नरक ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा को एकीकृत किया है। किलिंग डार्क स्वॉर्ड ने दानव तलवार मास्टर ये गुशान की मार्शल आत्मा को एकीकृत किया है। उनकी शक्ति में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। खिलो, विनाश का प्रकाश, नरक की ज्वाला। दाहिने हाथ में विनाशकारी प्रकाश तलवार चमकदार है और आकाश में लाल सूर्य प्रकाश लगातार इसके द्वारा अवशोषित होता है और एक मजबूत और अधिक भयानक आभा में बदल जाता है। लोग अभी भी अजीब प्रकाश क्षेत्र के माध्यम से इस तलवार की भयावहता को महसूस कर सकते हैं, मानो इसमें दुनिया को नष्ट करने की गति है। लिंग जियाओ की तलवारबाजी इतनी भयानक है कि चियांग भी उसके बराबर प्रतिभाशाली नहीं है। बाईं और दाईं ओर की घातक काली तलवारें और अधिक उदास होती जा रही हैं, मानो अंधेरे में भय की छाया में छिपी हों। यह ऐसा है जैसे चियांग के पीछे कोई भयानक जानवर छिपा हुआ है। तलवार दाहिने हाथ जितनी चमकदार नहीं है, लेकिन भयानक हत्या का इरादा सभी को भयभीत कर देता है। उसकी दोहरी तलवारें पहले से अधिक शक्तिशाली हैं। उसकी सीमा क्या है? लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। लड़ाई की शुरुआत के बाद से लिंग जियो की तलवार की चाल की शक्ति लगातार बढ़ रही है। हर बार जब वे सोचते थे कि यह लिंग जियो का अंतिम हथियार है, तो लिंग जियो की तलवार फिर से एक भयानक सुधार के साथ फट जाती थी, जिससे लोग दंग रह जाते थे। लिंग जियो के हाथ में तलवार अब एक साधारण हथियार नहीं है, मानो वह सबसे करीबी साथी और सबसे शक्तिशाली साथी बन गया है। ये सचमुच बहुत अजीब बात है। ताई ची घूमती है, 2 तलवारें एक ही समय में निकलती हैं, नष्ट करती हैं और मारती हैं। ये भयावह है। यदि आप एक दिन यिन और यांग में प्रवेश करते हैं, तो दिव्य फीनिक्स के साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? जेयू मोजियन ने आह भरी। वह एक तलवारबाज भी है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की 2 तलवारों की भयावहता को जानता है।
दो तलवारें, पूरी तरह से अलग तलवार की मंशा, पूरी तरह से अलग चालें, और यहाँ तक कि पूरी तरह से अलग डोमेन तात्विक शक्ति। इससे भी अधिक भयावह बात कि उनमें अलग अलग मार्शल आत्माएं होती हैं। ऐसी बात, मुझे डर है कि मूल रूप से पूरे जुवानजी में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। शायद जियांटिंग महाद्वीप और नरक महाद्वीप में कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन ये दुर्लभ है। एक बार जब लिंगजियो वास्तव में यिन यांग क्षेत्र में कदम रखता है, भले ही ये केवल साधना का पहला स्तर हो, उसके भयानक तलवार कौशल के साथ शेनहुआन महाद्वीप के सभी योद्धाओं को पार करना असंभव नहीं है। कोंग वू निश्चित रूप से लिंगजियो की दो तलवारों की शक्ति को जानता है, लेकिन वह बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता। अब पीछे हटना और भी बुरा होगा, क्योंकि शक्ति सीमा तक संचित हो गई है और संवेग भी सीमा तक फैल गया है। एक बार जब आप पीछे हटने का फैसला करते हैं तो सब कुछ रह जाएगा। लिंग जियाओ के हमले के बिना वह खुद को मार देगा। मारना। कोंग वू ने आश्चर्यजनक रूप से दहाड़ लगाए, उसकी सांस रुक गई और इसके कारण अंतरिक्ष विकृत हो गया। ये दहाड़ उसे हिम्मत देने के लिए थी और साथ ही हमला करने का मन बनाने के लिए भी थी। उसके हाथ में भाला अजेय था, उसमें बहुत अधिक गति और शक्ति थी। अजीब रोशनी का भाला। कोंग वू के हाथ में भाला लगातार अजीब प्रकाश क्षेत्र द्वारा जारी प्रकाश को संघनित कर रहा था, और यहाँ तक कि लिंग जियाओ के शरीर से खींची गई क्षेत्र ऊर्जा को भी संघनित कर रहा था। ये लगभग पारदर्शी था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस भाले की ताकत को नजरअंदाज कर सकूं। मारना। लिंग जियाओ ने वही ठंडी आवाज में कहा। उसके दाहिने हाथ में विनाशकारी प्रकाश की तलवार ने एक विनाशकारी बल के साथ वार किया। उस क्षण अंतरिक्ष में दिखाई दी और अजीब प्रकाश क्षेत्र में भी दिखाई दी, जैसे एक अंडे का छिलका लगातार टूट रहा हो। बूम। अंततः तलवार और भाला शून्य में टकराए। अजीब सी रोशनी और लपटें उठने लगी। तलवारें और बंदूकें आपस में भिड़ गईं। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र कांप उठा। लिंग जियो का शरीर वास्तव में आधा कदम पीछे हट गया। कोंग वू 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा होने के योग्य है। वह निश्चित रूप से उन कचरे के बराबर नहीं है। लिंग जियो इस बार बदकिस्मत है। भीड़ में से एक आवाज बहुत देर से दबी हुई लग रही थी और अंततः जोर से बोली। लिंग जियाओ द्वारा मयूर और दापेंग जनजातियों के योद्धाओं की क्रूर हत्या को पर्याप्त रूप से देखने के बाद जो लोग लिंग जियाओ से नाखुश हैं, वे निश्चित रूप से उसे पराजित होते देखना चाहते हैं। हालांकि हो सकता है कि वे थोड़ी जल्दी ही खुश हो गए हों। आधे कदम पीछे हटना लिंग जियो का आगे बढ़ने के लिए किया गया कदम था। उसके दाहिने हाथ में प्रकाश को नष्ट करने वाली तलवार ने दबाव डालना जारी रखा, लेकिन उसके बाएं हाथ में अंधेरे को नष्ट करने वाली तलवार अचानक उठी और कोंग वू के महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया। अंधेरे जादू की तलवार शांत होती है और उसमें कोई तेज रोशनी नहीं होती, लेकिन उसमें भयानक मारक क्षमता होती है। हंसना। तलवार बहुत तेज है। तलवार से कोंग वू का एक हाथ कट गया और चारों ओर खून फैल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अजीब रोशनी के क्षेत्र में कोंग वू ने महत्वपूर्ण क्षण पर घातक अंधेरे तलवार को आते हुए देखा। अन्यथा ये तलवार सीधे उसके शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर सकती थी। विशेष मोड़। उनका जीवन गंभीर रूप से खतरे में था। कोंग वू ने सीधे प्रकाश के दायरे को वापस ले लिया, प्रकाश का एक विशाल मोराकार ले लिया और फिर लिंग जियो की ओर बढ़ गया। लिंग जियो को पीछे हटाने और खुद के लिए अवसर बनाने की कोशिश कर रहा था। ओह, क्या ये कोई नया कदम है? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। लिंग जियाओ ने अजीब सी रोशनी वाले मोर को झपटते हुए देखा। उसकी भौहों के बीच एक व्यंग्यात्मक भाव था। न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपने दाहिने हाथ में मौजूद विध्वंसक प्रकाश तलवार को सीधे फेंक दिया। ड्रैगन की दहाड़ की स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। उस समय संपूर्ण विश्व बुराई और आतंक के वातावरण से भर गया था। विनाश और प्रकाश की इस तलवार की मदद से प्राचीन नरक ड्रैगन सफलता में बदल गया। प्राचीन नरक ड्रैगन। ये प्राचीन नरक ड्रैगन है। ये पता चला है कि लिंग जियाओ की मार्शल आत्मा वास्तव में नरक ड्रैगन आत्मा है, जो 9 प्राचीन ड्रैगन आत्माओं में से एक है। कई लोग इस बात पर अटकलें लगा रहे हैं कि लिंग जियो की मार्शल भावना क्या है। हालांकि आज तक कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। इस क्षण को जानते हुए जब प्राचीन नरक ड्रैगन का विशाल शरीर अलग प्रकाश मोर पर झपटा, तो वे अचानक समझ गए लिंग जियो के पास ऐसी भयानक मार्शल भावना है। यह अफसोस की बात है कि कोई नहीं जानता कि यह तानाशाह ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटा सा ड्रैगन है। लिंग जियो की असली मार्शल आत्मा तानाशाह मार्शल आत्मा है, जो इस प्राचीन नरक ड्रैगन आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बूम। प्राचीन नरक ड्रैगन और भिन्न प्रकाश मोर आकाश में टकरा गए।
आग की तीव्र लपटें फूटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में लाल सूरज फूट रहा हो। नष्ट करना। लिंग जियो के मुंह से एक ठंडा शब्द निकला। तभी प्रकाश का विशाल मोर टूटने लगा। आखिरकार अजीब सी रोशनी वाला मोर सिर्फ संघनित ऊर्जा था। हालांकि वह शक्तिशाली था, लेकिन उसमें अपनी कोई आत्मा या इच्छा नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्राचीन नरक ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। नहीं, पहले पीछे हटो। कोंग वू ने येगुआन मोर को नष्ट होते देखा और उसके दिल में पहले से ही लिंगजियो का डर था। इस समय वह पहले जैसा आत्मविश्वास और बहादुरी खो चुका था। लिंगजियो का सामना करते हुए उसके पास केवल डर और बेचैनी थी। ये बहुत देर हो चुकी है। लिंगजियो की ठंडी आवाज सुनाई दी और प्राचीन नरक ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और अजेय गति के साथ कोंग वू की ओर दौड़ना जारी रखा। उस समय कोंग वू ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपने हाथ टूटने का दर्द सहा और अपने विशाल मोर के पंजे से उस प्राचीन नरक ड्रैगन को पकड़ लिया। लगभग अपनी पूरी ताकत से टकराना। एक और जोरदार आवाज हुई और कोंग वू ने अस्थायी रूप से लॉन्ग टू के हमले को रोक दिया और जवाबी हमले की ताकत की मदद से पीछे हटना जारी रखा। हालांकि युद्ध संरचना के कारण वह भ्रमित हो गया और वह सीधे 2/7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं की बाहों में चला गया। भाग जाओ। कोंग वू के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वह हताश होकर दहाड़ने लगा। वह महसूस कर सकता था कि खतरा अभी भी उसके चारों ओर कीड़ों की तरह कसकर लिपटा हुआ है और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता। तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुमसे इसलिए दूर भाग रहा था क्योंकि मैं तुमसे डरता था? कुछ समय बाद लिंगजियाओ की आकृति भी कोंग वू के पास दिखाई दी। दोनों पक्षों के 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं ने कोंग वू को बचाने की कोशिश की। हालांकि ये प्राचीन नरक ड्रैगन की विशाल पूंछ से बह गया और करीब नहीं आ सका। लिंगजियो के हाथ में डार्क किलिंग तलवार भयानक थी और ठंडे हत्या के इरादे से भरी हुई थी। ये खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि कोंग वू इस तलवार से बच नहीं सकता। कई लोग शक्तिहीनता की भावना महसूस करते हैं। 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में रहने वाले एक योद्धा को वास्तव में लिंगजियाओ ने इस तरह से दबाया और पीटा था। हालांकि उसने अन्य योद्धाओं की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर भी वह उसी शर्मिंदगी में था। लिंगजियो ने कहा कि वह यिनयान क्षेत्र के योद्धाओं के अलावा किसी से नहीं डरता। प्रारंभ में कई लोगों ने सोचा कि यह अतिशयोक्ति और किसी की क्षमताओं का अधिक आकलन है, लेकिन अब जब वे लिंगजियो को कोंग वू को इस तरह से धमकाते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिंगजियो की बातें बकवास नहीं हैं। मरो कोंग वू, अपने खून का इस्तेमाल मेरी नफरत को सम्मान देने के लिए करो। लिंगजियाओ की तलवार नीचे की ओर चली गई। ये बिना किसी चाल के किया गया एक साधारण वार था, फिर भी कोई भी इस तलवार को रोक नहीं सका। इस समय कोंग वू के सबसे करीब 2/7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन वे लिंगजियाओ की भयानक हत्या की तलवार के इरादे से डर गए थे। वे चारों ओर कांप रहे थे और कोंग वू की रक्षा करना तो दूर, हमला भी नहीं कर सकते थे। मार्शल, जब तक मैं यहाँ हूँ आप उसे नहीं मार सकते। अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और दापेंग जनजाति के 9वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा आगे बढ़ गए। दापेंग जनजाति की गति इतनी तेज थी कि वे एक पल में लिंगजियाओ और कोंग वू के बीच में थे और फिर उन्होंने अपने चमकते हुए पंजे लिंगजियाओ के शरीर को जकड़ते हुए देखा। प्रकाश और छाया, बचो। लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए दापेंग कबीले के बुजुर्ग के हमले को बिल्कुल भी नहीं देखा और अचानक गायब हो गया। तभी लोग कोंग वू की छाती में एक काले और सफेद प्रकाश को घुसते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब वे फिर से प्रकाश को पकड़ने गए तो उन्होंने पाया कि लिंगजियो की आकृति नीचे दिखाई दी थी। कोंग वू के शरीर में सीधे प्रवेश किया गया था और उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। कुछ असंभव नहीं। कोंग वू इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि यह सच है, लेकिन जब उसने अपने शरीर की ओर देखा तो उसके महत्वपूर्ण अंगों में पूरी तरह से छेद हो चुका था और तलवार की भयानक ऊर्जा उसके शरीर में भड़क रही थी, जिससे वह दर्द से चिल्लाना चाहता था। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी साधना का स्तर क्या है? कोंग वू अब अपना सिर नहीं घुमा सकता था क्योंकि अब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और बोल पाना भी उसकी सीमा थी। 7वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र शिखर, लिंगजियाओ ने हल्के से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कहा जा सकता और मेरा अनुमान है कि बहुत से लोगों ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह असंभव है। मैं 7वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा द्वारा कैसे मारा जा सकता हूँ? मानो या न मानो, ये पहले से ही मामला है। लिंगजियाओ ने अब और स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई।
इसी समय दो और चीखें आईं। ये पता चला कि 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 2 योद्धा कोंग वू की मौत से स्तब्ध थे। लॉन्ग टू ने अपना खूनी मुंह खोलकर उन 2 लोगों को निगलने का अवसर लिया। एक क्षण में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। अभी 3 लोग बचे हैं और आपकी युद्ध संरचना उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी आपने कल्पना की थी। लिंग जियो ने शेष 3 योद्धाओं को देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। शेष 3 लोगों में से एक 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में दापेंग जनजाति का एक बुजुर्ग है। अन्य 2 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं, एक मयूर कबीले से और दूसरा दापेंग कबीले से। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोंग वू को मारा जाता देख मयूर जनजाति के योद्धा का कुछ विशेष संबंध रहा होगा, इसलिए वह हताश होकर लिंग जियो की ओर दौड़ा। नहीं चाहिए। दापेंग जनजाति के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे बहुत देर कर चुके थे। लिंग जियो ने बस देखा कि 8वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र से इस शक्तिशाली आदमी ने उस पर हमला किया। अतीत में इतना शक्तिशाली आदमी उसे आसानी से कुचलकर मार सकता था। हालांकि आज ऐसा योद्धा उनकी नज़र में उल्लेख के लायक नहीं है। आवेग लोगों को मार सकता है। लिंग जियाओ ने शुरू से अंत तक कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि जब 8वीं गुफा के स्वर्गीय क्षेत्र में मयूर कबीले का योद्धा अभी भी उससे 3 या 4 मीटर की दूरी पर था, तो उसका ऊपरी शरीर और निचला शरीर सीधे अलग हो गया। चमकीला लाल रक्त चौंकाने वाला है। जब मैं अभी लड़ रहा था तो तुम्हें देखना चाहिए था। तुम्हें सावधानी बरतना क्यों नहीं आता? लिंग जियो ने इस लड़ाई में 1 से अधिक बार शून्य छाया मगरमच्छ का इस्तेमाल किया, लेकिन वह हर बार सफल रहा। ऐसा नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी इसका पता नहीं लगा सकते, बल्कि कुछ परिस्थितियों में उनके पास शून्य छाया मगरमच्छ के छिपे हमले का पता लगाने के लिए समय या विचार नहीं होता। हर कोई दंग रह गया। उस क्षण उसकी आंखें स्थिर रहीं और हिलने में असमर्थ रहीं। कुछ ही क्षणों में 2 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा, एक 8वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा और एक 9वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा कोंग वू सभी मारे गए। मृत्यु इतनी आसान थी कि कई लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे वे चकाचौंध हो गए हों। शुरुआत से लेकर अंत तक शेष तथाकथित 6 सबसे मजबूत गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं ने लिंग जियो के कपड़ों को भी नहीं छुआ और वे इतनी आसानी से मर गए। शैतान, यह आदमी शैतान है और इसे हराना असंभव है। दापेंग जनजाति का 8वां गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा रो रहा था और दूर भाग रहा था। उसकी बची हुई लड़ने की भावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब उसके पास लिंग जियो का सामना करने का कोई साहस नहीं था। अब वह बस भागना चाहता है। यद्यपि उसके बगल में दापेंग जनजाति का एक बुजुर्ग है, जो 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का एक मजबूत आदमी है, फिर भी उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। कोंग वू मारा गया, तो फिर दापेंग जनजाति के बुजुर्गों का कोंग वू के समान साधना स्तर रखने का क्या मतलब है? आखिरकार तुम भाग जाओगे क्या? क्या ये सबसे कायरतापूर्ण विचार नहीं है? लिंग जियो के मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ लहराया। एक छाया शंकु अत्यंत तीव्र गति से बाहर फेंका गया। पूफ! दापेंग कबीले का 8वां गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा एक गोली लगने वाले पक्षी की तरह तेजी से जमीन की ओर गिर गया। वह इतनी आसानी से नहीं मरता, लेकिन क्योंकि वह बच निकला और उसने अपनी पीठ लिंग जियो की ओर कर दी, इसलिए लिंग जियो के लिए उसे मारना लगभग बेहद आसान हो गया। खुद को मार डालो। लिंग जियाओ ने भागे हुए दापेंग योद्धा की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने दापेंग बुजुर्ग की ओर देखा और शांति से कहा, मैं तुम्हें सम्मान के साथ मरने का मौका दूंगा। ये शब्द परिचित लग रहे थे, क्योंकि ये वही शब्द थे जो पैट्रियार्क बिंगफिग ने अभी अभी यूनू से कहे थे। अब जब लिंग जियाओ ने ये कहा, तो ये थोड़ा विडंबनापूर्ण लग रहा था। ये लिंग जियो वास्तव में निर्दयी है, लेकिन दापेंग कबीले के बुजुर्ग के पास 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का साधना स्तर है। उसे आत्महत्या का विकल्प नहीं चुनना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर आप कोशिश करें तो आपके पास अभी भी एक मौका हो सकता है। हालांकि चेहरे पर थप्पड़ बहुत जल्दी पड़ा। एक भयंकर वैचारिक संघर्ष के बाद दापेंग कबीले के बुजुर्गों की नज़र कोंग वू और अन्य लोगों की लाशों पर पड़ी। इनमें से कोई भी शव अक्षुण्ण नहीं था। ठीक है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, बस एक पूरा शरीर छोड़ने के लिए। क्या वह वास्तव में सहमत हो गया? कितनी शर्म की बात है। मैं उसे दोष नहीं दे सकता। जब अभी उनका पलड़ा भारी था तो वे लिंग जियाओ को नहीं मार सके। अब जब वह अकेला बचा है तो यह और भी असंभव है। बिना शव के मारे जाने के बजाय गरिमा के साथ मरना बेहतर है। ओह, अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो ये सचमुच सच है। भीड़ में खूब चर्चा हुई, लेकिन यद्यपि ये शब्द सत्य थे,
फिर भी परिणाम ने असंख्य लोगों को चौंका दिया। लिंग जियो, उसे जाने दो। मैं, पेंग नानटियन, शपथ लेता हूँ कि अब से मैं कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। यदि तुम इस शपथ का उल्लंघन करते हो तो तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा और मेरे सभी साथी दापेंग कबीले के सदस्य मर जाएंगे। पेंग नानटियन की आवाज सुनाई दी, कुछ उजाड़, कुछ असहाय। लिंग जियो द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किए जाने के कारण वह वास्तव में असहाय था। वह मदद करना चाहता था, लेकिन शराब दानव तलवार ने उसे रोक दिया। वह केवल अपने लोगों को लिंग जियो द्वारा मारे जाते हुए देख सकता था। क्या वह इससे नफरत नहीं करता? यह असंभव है, वह लिंग जियो से दिल से नफरत करता है। हालांकि उससे नफरत करने का क्या फायदा है? वह दापेंग कबीले को विलुप्त नहीं होने दे सकता। इससे भी अधिक, जिस व्यक्ति को लिंग जियो ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, वह उसका सगे भाई था। पेंग नानटियन, तुम काया हो? पूर्वज बिंगफेंग इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया। तुम काया हो, तुम काया हो? जो मारा गया वह तुम्हारा अपना नहीं था, इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। पेंग नानटियन दहाड़ा। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। इस पेंग नानटियन ने वास्तव में एक जहरीली शपथ लेने की हिम्मत की थी। ये पूरे जातीय समूह के लिए काफी कठिन है। क्या उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उसने पेंग नानटियन की ओर देखा और कहा, मेरे दुश्मन न बनना ही काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम दापेंग जनजाति मेरे दिव्य साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दो और अब से तुम हमेशा गुलाम रहोगे। तुम बहुत दूर चले गए। पेंग नानटियन दहाड़ा। क्या ये बहुत ज्यादा है? सेलेस्टियल साम्राज्य का गुलाम बनना मरने से बेहतर है। क्या आप वास्तव में दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर दापेंग जनजाति को मिटाने का इरादा रखते हैं? लिंग जियाओ ने शांति से कहा, यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पेंग नानटियन का दृष्टिकोण निश्चित रूप से लिंग जियो की तुलना में अधिक क्रूर होगा और वह लिंग जियो को बचने का कोई मौका नहीं देगा। यहाँ तक कि जहरीली कसम खाने से भी कोई फायदा नहीं है। आखिरकार लिंग जियो उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो मानव जीवन को कुछ भी नहीं मानता है, लेकिन वह आसानी से दापेंग कबीले को नहीं छोड़ सकता है। दापेंग जनजाति को हमेशा के लिए दिव्य साम्राज्य का गुलाम बना दिया जाए, ये सबसे अच्छा विकल्प है। इससे न केवल दिव्य साम्राज्य की ताकत बढ़ सकती है, बल्कि इससे बहुत सारी ऊर्जा भी बच सकती है। बेशक पेंग नानटियन सहमत होंगे या नहीं, यह एक अलग मामला है। मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता। मुझे वापस जाकर कबीले के वरिष्ठ नेताओं से इस पर चर्चा करनी होगी। पेंग नानटियन हिचकिचाया, मेरे साथ यहाँ चालाकी मत करो। तुम्हारा दापेंग कबीला हमेशा कबीले के नेता द्वारा तय किया जाता रहा है। चूंकि तुम नहीं चाहते तो मुझे दोष मत दो। मैं दापेंग और मयूर जनजाति में से किसी को भी तब तक नहीं रखूंगा जब तक मैं उन सभी को मार नहीं दूंगा। लिंग जियाओ के शब्दों से ऐसा लहजा प्रकट हुआ जो बिल्कुल अस्वीकार्य था। भाई, उससे वादा करो। तुमने इस आदमी की ताकत देखी है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास बहुत सारे यिनयान क्षेत्र के योद्धा हैं। अगर तुम सहमत नहीं हुए तो हमारी दापेंग जनजाति निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। दापेंग जनजाति का बुजुर्ग अभी भी मरना नहीं चाहता था, इसलिए इस समय उसने अपने भाई को मनाना शुरू कर दिया। दापेंग जनजाति वास्तव में कूड़े का एक समूह है। मेरा मानना है कि अगर कोंगब्रैन जीवित होता तो वह कभी भी मोर जनजाति को लिंग जियाओ की शक्ति के आगे झुकने नहीं देता। पूर्वज बिंगफिग ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन वह मर चुका है। पेंग नानटियन ने उसकी छाती को छुआ, जहां वह यूनू द्वारा घायल हो गया था। जमीन पर पड़ी लाशों को देखते हुए उसने अंततः दापेंग जनजाति के प्रमुख टोकन को निकाला और आकाश की कसम खाई। सचमुच गुलाम, मयूर और दापेंग जनजातियों के 1000 से अधिक योद्धा थे और अंत में दापेंग जनजाति से 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का केवल एक बुजुर्ग बचा था। लिंग जियाओ के दबाव में दापेंग जनजाति के नेता पेंग नानटियन ने वास्तव में जनजाति नेता की निशानी के साथ हमेशा के लिए गुलाम बनने की शपथ ली। जुबानजी में शपथ लेना कुछ स्थानों की तरह नहीं है जहां आप इसे हल्के में ले सकते हैं। यह शपथ का मतलब कानून की ताकत से है। चूंकि आपने शपथ ली है, इसलिए अगर आप शपथ तोड़ते हैं तो आपको सजा अवश्य मिलेगी। पेंग नानटियन की तथाकथित सजा स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित की जानी है और दापेंग जनजाति घास का एक भी तिनका नहीं छोड़ेगी। इसे बहुत बड़ी जहरीली शपथ कहा जा सकता है। मेरा मानना है कि चाहे कितना भी समय लगे, दापेंग जनजाति कभी भी लिंग जियो को धोखा नहीं देगी, क्योंकि कोई भी इस भयानक शपथ को सहन नहीं कर सकता। ऐसा अंत सभी के लिए बेहद चौंकाने वाला है।
किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो अकेले ही 1000 से अधिक लोगों को मार सकता है, और यहाँ तक कि उच्च रैंकिंग वाले दापेंग जनजाति के नेता पेंग नानटियन को पूरी तरह से अपनी हार स्वीकार करने पर मजबूर कर सकता है। यह आदमी सचमुच बहुत भयानक है। 1000 तियानरेंग क्षेत्र के स्वामी, 100 डोंगटियन क्षेत्र के स्वामी, मयूर कबीले और दापेंग कबीले ने सेना में शामिल हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लाइनअप कहाँ रखा गया है, जब तक कि यह यान क्षेत्र के योद्धाओं का सामना नहीं करता है, यह आसानी से किसी भी देश को नष्ट कर सकता है। हालांकि आज लिंगजियो ने उन्हें सबके सामने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वह बस सभी को ये बताना चाहता था कि यदि आपने उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को मारने की हिम्मत की, तो आपका अंतिम परिणाम या तो मृत्यु होगी या गुलामी। और गुलाम होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप में योग्यता है या नहीं। दापेंग कबीला एक ऐसी ताकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिंग जियाओ उन्हें दास के रूप में स्वीकार कर सकता है, जिससे तियानचाओ साम्राज्य की युद्ध प्रभावशीलता बढ़ सकती है। यदि ये अन्य छोटे संप्रदाय होते तो लिंग जियाओ अपनी भौहें भी नहीं झपकाता और सीधे उन्हें नष्ट कर देता। पेंग नानटियन और पेंग नानन्युन लिंगजियो के पीछे ठंड से प्रभावित बैंगन की तरह खड़े थे। लिंगजियो गर्व से खड़ा था, उसकी आंखें भीड़ पर घूम रही थीं और उसकी गहरी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। उसकी बुरी प्रतिष्ठा का एक लंबा इतिहास है, लेकिन अतीत में कई लोग उसे केवल एक राक्षस के रूप में देखते थे जो किसी भी समय अपने साथियों को मार सकता था। हालांकि आज लोगों को अचानक पता चला कि लिंगजियो की ताकत निश्चित रूप से सिर्फ उसके साथियों के बीच ही नहीं है। यहाँ तक कि जब वह शक्तिशाली लोगों का सामना करता है, तब भी वह एक भयावह दुष्स्वप्न बना रहता है। वह आप पर मुस्कुरा सकता है या फिर निर्दयतापूर्वक स्वयं को एक भावनाहीन हत्यारे देवता में बदल सकता है। अगला लक्ष्य मयूर वंश। लिंगजियो ने पेंग नानटियन और पेंग नान्युन को देखा और कहा, चूंकि आपने गुलाम बनने की शपथ ली है, इसलिए पहला काम जो मैं आपको देता हूं वह है मयूर कबीले को नष्ट करना। बेशक अगर वे एक नया कुलपति चुन सकते हैं और मेरे प्रति निष्ठा की शपथ ले सकते हैं, तो वे अपनी जान बख्श सकते हैं। पेंग नानटियन और पेंग नान्युन एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर मुस्कुराए। वास्तव में उन्हें इस तरह के कार्य के बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन जब उन्हें वास्तव में लिंगजियो द्वारा सौंपा गया तो उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। नहीं चाहते? लिंगजियो ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। पेंग नानटियन ने निश्चित रूप से लिंगजियो की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए नहीं कि उसने अपना वादा निभाया था, बल्कि इसलिए कि वह स्वर्ग की सजा से डरता था। वह अपने दिल में सोच रहा था कि वह मयूर कबीले को भी उनकी तरह लिंगजियो के सामने झुकने के लिए राजी कर सकता है। इस तरह वह बिना किसी हथियार का उपयोग किए कार्य को आसानी से पूरा कर सकता था। लिंग जियाओ, ज्यादा दूर मत जाओ। ये शेनहुआन साम्राज्य तुम्हारा तियानचाओ साम्राज्य नहीं है। तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते। आइस फीनिक्स पैट्रियार्क बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, ये सही है, शेनहुआन साम्राज्य मेरा तियानचाओ साम्राज्य नहीं है, लेकिन ये जल्द ही तियानचाओ साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। लिंगजियो की आवाज ठंडी और दृढ़ आत्मविश्वास से भरी थी। आपका क्या मतलब है? आइस फीनिक्स पैट्रियार्क ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें जल्द ही इसका मतलब पता चल जाएगा। लिंगजियो मंद मुस्कुराया और स्वाभाविक रूप से अपनी योजना की घोषणा नहीं की। वह अब शेनहुआन शाही राजधानी में रह रहा है। वास्तव में एक तरफ ये बदला है और दूसरी तरफ इन मजबूत लोगों को शामिल करना भी है। क्या हम अब भी लड़ेंगे? जी रुलोंग ने आइस फीनिक्स पैट्रियार्क की ओर देखा और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। लड़ना है या नहीं? आइस फीनिक्स पैट्रियार्क ने डैन युनशेंग को देखा। डैन युनशेंग का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। उसने मूल रूप से लिंगजियो के मारे जाने तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी और फिर युनु उसे तब मार देगी जब वह सम्मोहन में होगी। लेकिन अब लिंगजियो न केवल मर गया, बल्कि वह बहुत ताकत भी दिखा रहा था। मुझे डर है कि अगर वे अब शुरू करते हैं तो ये दूसरा पक्ष नहीं होगा जो मनोबल खो देगा, बल्कि उनके पक्ष के योद्धा होंगे। क्या करें? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वर्तमान स्थिति अत्यंत भयानक है। मारना। हालांकि जब वह नाराज थे तो विपरीत दिशा के दुश्मन ने एक आदेश जारी किया। वे जानते थे कि उनका मनोबल गिरा हुआ था और यूनू को भी यह बात निश्चित रूप से पता थी। तो फिर इस समय हमला क्यों न किया जाए? ये कब शुरू किया जाएगा? यदि लिंगजियो ने मयूर कबीले और दापेंग कबीले के योद्धाओं का वध किया तो इसे दुखद कहा जा सकता है। फिर यिनयान क्षेत्र के स्वामियों के बीच द्वंद्व युद्ध बिल्कुल चौंकाने वाला और भयानक है। शेनहुआन शाही राजधानी के सभी लोग इस भयानक दिन को कभी नहीं भूलेंगे।
किलिंग ड्रैगन फॉरेस्ट के ऊपर का आसमान दुनिया के अंत जैसा था। युद्ध 3 दिन और 3 रात तक चला। अंत में धर्मी गठबंधन के नेता तारानकन को मार दिया गया। जल मंदिर के दूत को मार दिया गया। डार्क टेम्पल के हत्यारे को मार दिया गया। आइस फीनिक्स के कुलपति को मार दिया गया। डेन युनशेंग को मार दिया गया। फैंग मिंगशियाओ, क्रो क्वीन, ज़ोंग जिंगजू, जीरुलोंग और येन यांग दानव राजा घायल होकर बच गए। दूसरी ओर चांगली कुलपति झू त्यानलिन और फैंग की ज्ञान भी गंभीर रूप से घायल हो गए और हॉन क्वी, जेयू मोजेन और यूनू सभी को अलग अलग स्तर की चोटें आईं। लेकिन समस्या की लड़ाई के दौरान लिंग जियो ने स्वर्ग वापसी संरचना की स्थापना की ताकि उनके पक्ष के योद्धा लगातार ठीक हो सके और अपनी चोटों की मरम्मत कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने उदारतापूर्वक बहुत सारे अमृत भी प्रदान किए। परिणामस्वरूप यद्यपि उनके लोग कम थे, फिर भी युद्ध में कोई नहीं मरा। बेशक मुख्य कारण ये था कि जेयू मोजियान और यूनू बहुत मजबूत थे। जो यिनयान क्षेत्र के स्वामी मारे गए थे, वे मूलतः उन दोनों द्वारा ही मारे गए थे। एक भयानक युद्ध अंततः समाप्त हो गया। शाही राजधानी में जो योद्धा दहशत में थे, उन्होंने अंततः राहत की सांस ली। इसी समय पेंग नांटियन भी अच्छी खबर लेकर आए। पेंग नांटियन के क्रूर नरसंहार के बाद मयूर कबीले की शेष सेनाओं ने अंततः एक नया कुलपति चुना और लिंग जियाओ के प्रति वफादार रहने, दिव्य साम्राज्य के प्रति वफादार रहने और हमेशा के लिए गुलाम रहने की जहरीली शपथ ली। अब तक शेनहुआंग साम्राज्य की 2 प्रमुख जनजातियां, दापेंग कबीले और मयूर कबीले, मूल रूप से समाप्त हो चुकी हैं। यदि उनका वध कर दिया गया तो भी उनके वंशजों को बदला लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन यदि आप निष्ठा की शपथ लेंगे तो आपको बदला लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। लिंग जियो के गंभीर चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई और फिर उसने एक एक करके जेयू मोजियान, झू त्यानलिन और अन्य लोगों को धन्यवाद दिया और उन्हें पहले ठीक होने के लिए उपचार की गोलियां दी। अंततः वह यूनू के पास गया और अपने हाथों से उसकी स्त्री को ठीक किया। छोटे आदमी, तुम अंततः अधिक विश्वसनीय बन गए हो। शायद अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब मुझे वास्तव में तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। यूनू के प्रेम भरे शब्द मिठास और गर्मजोशी से भरे थे, जिससे कई लोग ईर्ष्यालु हो गए। केवल लिंग जियो के सामने ही कुलीन और ठंडी यूनू का व्यवहार एक छोटी महिला जैसा होगा। उसके लिए लिंग जियो ही सब कुछ था, और जब उसने पाया कि वह लिंग जियो की नज़र में इतनी महत्वपूर्ण थी, तो वह स्वाभाविक रूप से भावुक हो गई। ये पर्याप्त नहीं है। इस बार यह आप नहीं है, शक्तिशाली लोग, और मैं कुछ नहीं कर सकता। लिंग जियाओ सच कह रहा है। भले ही वह 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर पहले से ही एक मजबूत आदमी था, यूनू और अन्य लोगों के संरक्षण के बिना लड़ाई का परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकता था। अहम, कृपया अपना समय लें और बातचीत करें। मेरे लिए कैनोपी फेरी आइलैंड लौटने का समय हो गया है। मैं कुछ समय से बाहर हूँ और मुझे नहीं पता कि फेरी आइलैंड पर स्थिति कैसी है। झू त्यानलिन ने 2 बार खांसते हुए कहा। हाँ, मुझे गद्दार से निपटने के लिए चांगले अमर द्वीप पर वापस जाना होगा। चांगले के पूर्वज इस समय बहुत खुश थे। डेन युनशेंग मारा गया था और चांगले अमर द्वीप पर केवल एक उपद्वीप मालिक बचा था, जो उसका बिल्कुल भी विरोधी नहीं था। ये चांगले अमर द्वीप अंततः फिर से उसके हाथों में होगा। इतने लंबे समय तक उनका धैर्य वास्तव में समय की बर्बादी नहीं थी। मैं भी वापस जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो कृपया नमस्ते कह देना। वाइन डेमन तलवार सबसे सीधी थी और बोलने के बाद हवा में चली गई। वह अच्छे मूड में भी था, क्योंकि जितनी तेजी से लिंग जियो बड़ा हुआ, जी लिंगयू को बचाने की उसकी उम्मीद उतनी ही अधिक बढ़ गई। हॉन क्यों मुस्कुराया। हालांकि वह लिंग जियाओ का दादा था, लेकिन वह ये प्रकाश बल्ब नहीं बना सकता था। मेरे प्यारे पोते, जीनिंग अब कहाँ है? मैं उसे देखने जा रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैंने उसे अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बताई हैं। लिन हेचिंग, लिंग जियाओ ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा। कल ही जिमिंग कोंग शाही राजधानी में वापस लौटा और लिंग जियो को बताया कि स्वर्गीय साम्राज्य की सेना को लिनहाई शहर के पास तैनात किया गया था और यहाँ तक कि बेमो शहर पर भी कब्जा कर लिया था, जहाँ सेना का एक हिस्सा तैनात था। वहाँ 2 शहर हैं, एक ब्लैक क्रो साम्राज्य के सामने और दूसरा दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सामने। इसके अलावा लिनहाई शहर एक परिवहन केंद्र भी है और जलमार्गों से जुड़ा हुआ है, जो दिव्य साम्राज्य के सैनिकों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। क्या आप सचमुच एक ही समय में ब्लैक क्रो साम्राज्य और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हैं? हॉन क्वी ने आश्चर्य से पूछा। जितने शहर निगल सको, निगल लो।
लिंग जियाओ को दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और ब्लैक क्रो साम्राज्य को एक ही झटके में खत्म करने की कोई असाधारण उम्मीद नहीं थी। वह बस इस अराजक समय का फायदा उठाकर कुछ और शहरों पर कब्जा करना चाहता था। इस मामले में वह दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर अपना पैर जमा सकता था। यही बात है, अन्यथा संभवतः आपके पास इसकी सुरक्षा के लिए इतने अधिक विशेषज्ञ नहीं होते, है न? हॉन क्वी मुस्कुराया। दादाजी, मुझे डर है कि आप यह नहीं जानते कि दिव्य साम्राज्य की हमारी वर्तमान स्पष्ट ताकत दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और काले कौवा साम्राज्य से कम नहीं है, और कई मजबूत यिन यांग क्षेत्र और गुफा स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। अब जबकि दापेंग और मयूर जनजातियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उनकी ताकत और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। लिंग जियाओ ने थोड़ा गर्व के साथ कहा। हाँ, आप वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। वास्तव में किसी देश की ताकत इसमें नहीं है कि उसके पास कितने शक्तिशाली लोग हैं, बल्कि कि वह शक्तिशाली लोगों को पैदा करने में सक्षम है। हॉन क्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दादाजी, आपके लिए चीजों की जांच करने के लिए लिन्हाई शहर जाएंगे। लेकिन जब आप शाही राजधानी में रहेंगे तो आपको सावधान रहना होगा और भविष्य में उन लोगों से सावधान रहना होगा जो हिसाब किताब बराबर करते हैं। चिंता मत करो दादाजी, बहन यूएनवी और जियू डेमन तलवार के साथ कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं करता है। लिंग जियाओ ने कहा, वास्तव में वे दोनों संभवतः तियानलोग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के सबसे मजबूत योद्धा हैं। खासकर आज की लड़ाई के बाद कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा वह व्यक्ति या तो मूर्ख है या बेवकूफ। हॉन क्वी ने सिर हिलाया और मन की शांति के साथ चला गया। लॉन्ग चेन, शांगगुआन होंग, जीमिंग कोंग और अन्य लोग उसके साथ चले गए, लेकिन लिंग मे और येन्यू तानलान पीछे रह गए। युद्ध शुरू होने वाला है और ये लोग जो लिन्हाई शहर जाएंगे वे बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और अपनी खेती को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करेंगे। यदि आप अकादमी में रहेंगे तो आप ज्यादा कुछ नहीं सीख सकेंगे। चलो हम भी अकादमी वापस चलें। लिंग जियो ने यूएनओ को देखा और कहा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो करना आवश्यक है। वह बूढ़ा आदमी झो यून अब किंगक्सू कॉलेज का डीन बनने के योग्य नहीं है। इस बार जो हुआ उसके बारे में लिंग जियाओ झोयू से सबसे अधिक असंतुष्ट था। उनके ही कॉलेज के एक शिष्य को धमकाया गया और वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह उपराष्ट्रपति फैंग की ज्ञान से भी बदतर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किंगक्सू कॉलेज पिछले कुछ सालों में कमजोर होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि इसका डीन की योग्यता से बहुत कुछ लेना देना है। ठीक है, तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिंग जियाओ उसे बचाने के लिए हजारों मील की यात्रा करने में सक्षम था। भले ही उसके पास वास्तव में ये क्षमता थी या नहीं, लेकिन अगर उसके पास ये दिल था तो वह पहले से ही बहुत भावुक थी। दोनों के बीच स्नेह और भी गहरा हो गया। तुरंत यूनू और लिंग जियो ने ड्रैगन किलिंग 1 छोड़ दिया और किंगक्सू अकादमी में लौट आए। इन दोनों लोगों को जाते देख शाही राजधानी में मौजूद योद्धाओं ने राहत की सांस ली। कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि लिंग जियो इस बार उनके लिए इतनी भयानक लड़ाई लेकर आएगा। ये बहुत चौंकाने वाला है। ये दिखाया गया कि उसने दापेंग और मयूर जनजातियों को गुलामी के लिए मजबूर किया और फिर वास्तव में कई यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला। वह यिन यांग क्षेत्र था, गुफा स्वर्ग क्षेत्र नहीं। स्वर्ग मानव क्षेत्र तो दूर की बात है। जैसे ही उसने कहा कि वह मर जाएगा, वह वास्तव में मर गया। क्या यह नहीं कहा गया है कि यिन और यांग क्षेत्र के स्वामियों के लिए मरना कठिन है? ये घटना सभी के दिलों को झकझोर देने वाली थी। आज से लिंग जियो का नाम सचमुच दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में गूंजने लगेगा। आज का दृश्य अतीत में घटी घटनाओं से भी अधिक चौंकाने वाला है। जब उन्होंने ब्लैक क्रो आर्मी को हराया था, तैमूर मुतु को मार डाला था, जियू जियान को जीवित पकड़ लिया था और अकेले ही जनरल जीनिंग को बचाया था। आज जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा मानना है कि उन बूढ़े लोगों को भी, जो आमतौर पर पर्दे के पीछे एकांत में रहते हैं और बाहरी मामलों की कभी परवाह नहीं करते, इस भयावह अस्तित्व पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए जो धूमकेतु की तरह उभर रहा है। आखिरकार लिंग जियो अभी तक यिन यांग दायरे का योद्धा नहीं है, लेकिन उसने पहले ही 2 प्रमुख परिवारों को अपने सामने झुका दिया है। यदि उसे यिन यांग क्षेत्र योद्धा के रूप में पदोन्नत कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या वे बूढ़े लोग अब भी इस अवज्ञाकारी राक्षस को रोक पाएंगे? बेशक, जबकि लोग अभी भी शालोंग लिन में हुई घटना से आश्चर्यचकित थे, लिन्हाई शहर में एक अन्य बड़ी घटना भी घटित हो रही थी। लिंग जियो का बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। दापेंग और मयूर जनजातियों को उनके सामने झुकाना तो बस पहला कदम है, बस शुरुआत है। एक दिन
पूरा तियानलोंग महाद्वीप और शेनहुआंग महाद्वीप सभी उसके आदेशों को सुनेंगे, तब शेनहुआंग महाद्वीप पर लिंगजियो का लक्ष्य पूरी तरह से साकार हो जाएगा। यहाँ की खबर पूरे शेनहुआंग महाद्वीप में फैलने के लिए 3 दिन और 3 रातें पर्याप्त हैं। यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप के 4 साम्राज्यों और एक बड़े संप्रदाय को भी यह खबर मिल गई। हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग थी, लेकिन एक भावना समान थी। ये तो सदमा था, शब्दों से परे सदमा। एक 17 वर्षीय लड़के ने विशाल शेनहुआंग महाद्वीप को उल्टा कर दिया। क्या ये काफी चौंकाने वाला नहीं है? कुछ समय के लिए लिंगजियो के डेटा और जानकारी को प्रमुख ताकतों की मेज पर रख दिया गया। हर कोई उस आदमी को देख रहा था जो अचानक उठ खड़ा हुआ। शेंगचाओ परी द्वीप के गुप्त कमरे में जी रुलोंग ठीक हो रहा था। उसका चेहरा क्रोध और अनिच्छा से भरा हुआ था। उसके सामने एक युवक खड़ा था, जी हुआंगटियन। हुआंगटियन, क्या आप शेनहुआंग शाही राजधानी के बारे में जानते हैं? जी रुलोंग ने दांत पीसते हुए पूछा। क्या आप जानते हैं कि दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी में क्या हुआ था? जी रुलोंग ने उदास भाव से पूछा। मेरा पोता पहले से ही जानता है। जी हुआंगटियन ने सिर हिलाया। अब जब आप ये जान गए हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यूनू और जियू डायमंड तलवार के अलावा लिंगजियो को मारना लगभग असंभव है। इसलिए ड्रैगन और फीनिक्स चयन में आपको दादाजी के लिए उस बच्चे को मारना होगा। जी रुलोंग दहाड़ा। मेरा पोता समझता है। जी हुआंगटियन एक बहुत ही सामान्य बात के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि जब उन्हें ये खबर मिली तो वे सदमे में थे, लेकिन बाद में शांत होकर वे निष्कर्ष पर पहुंचे। लिंगजियाओ उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह बच्चा इतना घमंडी क्यों है और उसकी उपलब्धियां इतनी शानदार क्यों हैं? इसका कारण कि आखिरकार उसे अभी भी यूनू, जियू डायमंड स्वॉर्ड और अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए ड्रैगन और फीनिक्स के चयन के दौरान उसे लिंगजियो को अपनी शक्ति का स्वाद चखाना होगा, ताकि अपने दादा और पवित्र द्वीप का नाम सुधार सके। अगर वह लिंगजियो को हरा देता है, तो ये साबित हो जाएगा कि लिंगजियो सिर्फ महिलाओं के पीछे छुपा एक काया है। लगभग उसी समय ब्लैक क्रो साम्राज्य, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के आइस फीनिक्स कबीले और दूसरी तरफ अमर द्वीप में भी यही बात घटित हुई। लेकिन एक कौवा रानी और पहले और दूसरे बुरे सितारों के बीच बातचीत है। एक फैंगमिंग वुलियांग और फैंगमिंग किशन, फैंगमिंग वुशान और उनके कई बेटों के बीच की बातचीत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, जब तक वे लिंगजियो को मार सकते हैं। ये फैंगमिंग वुलियांग की जीत है। परी द्वीप के दूसरी ओर जोंगयू जिंगजुए और जोंगयू हुआनक्वान के बीच संवाद है। वे अच्छी तरह जानते थे कि बदला लेने के लिए सीधे लिंगजियो के पास जाना असंभव था। जब तक यूनू मर नहीं जाती, वे लिंगजियो को नहीं मार सकते, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ड्रैगन फीनिक्स का चयन एक शानदार अवसर है। ये 30 साल से कम उम्र के युवाओं के बीच द्वंद्व है। इस संबंध में वे अभी भी लाभ में हैं। लेकिन दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में एक और चीज थी जिसने फैंगमिंग वुलियान को थोड़ा चिंतित कर दिया था। सम्राट, स्वर्गीय साम्राज्य की सेना ने लिन्हाई शहर और बेमो शहर पर कब्जा कर लिया है और एक कोने वाली सेना बना ली है। इसे जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। ये सही है, सम्राट। जबकि लिंगजियाओ और यूइनव अभी भी शाही राजधानी में हैं, चलो विशेषज्ञों की मदद से लिन्हाई शहर चलते हैं। भले ही वे इसे जला दें, लेकिन उन्हें दिव्य साम्राज्य के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। महाराज, हम अब और संकोच नहीं कर सकते, हमें तुरंत सेना भेजनी होगी। महाराज, पूरे हॉल में माहौल बहुत निराशाजनक था, तनाव और गुस्सा था। लिंगजियाओ ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का बदला लिया, यहाँ तक कि मयूर और दापेंग जनजातियों को भी हराया, लेकिन उसने वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शहर पर दिव्य साम्राज्य की सेना को कब्जा करने का अवसर लेने की हिम्मत की। ये बात असहनीय है। मंत्रियों की दलीलें सुनकर सम्राट फैंगमिंग वुलियांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका चेहरा बेहद ठंडा था और उसके शरीर से एक मजबूत जानलेवा आभा निकल रही थी, जो उड़ने वाले मच्छरों को जमीन पर गिराने और बुरी तरह मरने के लिए पर्याप्त थी। लिंगजियो ने उनके आइस फीनिक्स कबीले के पूर्वज को मार डाला, जिससे वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन यूनू और जियू डायमंड तलवार के बीच संबंध के कारण वह बदला नहीं ले सका। कबीले के वरिष्ठ सदस्यों ने ये भी सुझाव दिया कि झगड़े को फिलहाल अलग रख दिया जाना चाहिए और अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फैंगमिंग वुलियांग, जो पहले से ही हताश महसूस कर रहा था, अचानक सारी समझ खो बैठा जब उसने ये खबर सुनी कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शहर पर कब्जा कर लिया गया है। यदि वह एक सम्राट होने के नाते ऐसी बात भी सहन कर सकता है, तो वह बहुत कायरतापूर्ण होगा, है ना? लिन्हाई चेंग एक सितारा शहर था जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था।
यह एक ऐसी जगह थी जिसका उन्होंने बेमो शहर को छोड़ने के बाद जोरदार प्रचार किया था। लिनहाई चेंग में तैनात व्यक्ति भी उसका भाई था। उन्होंने एक बार इसे अपनी राजनीतिक उपलब्धि माना था और लोगों को ये बताना चाहते थे कि बेमो सिटी और जीनिंग के बिना भी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का उत्तरी द्वार अभी भी स्थिर रहेगा। लेकिन अब खबर शाही राजधानी तक पहुंच गई है और लिनहाई चेंग को लिंगजियो ने आसानी से पकड़ लिया है। इससे उसका कोई चेहरा नहीं बचा। इसके अलावा उनके भाई और बेटे फैंगमिंग कैंगशान की भी इस लड़ाई में मृत्यु हो गई। वे सभी लिंगजियो और उसके दोस्तों द्वारा मारे गए। न केवल उसका चेहरा उदास हो गया, बल्कि उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब इस पर गौर मत करो। बहुत से लोग कहते हैं कि वे उसका समर्थन करते हैं, लेकिन मन ही मन में उस पर बेवकूफ की तरह हंसते हैं। यदि लिनहाई चेंग को पुनः नहीं पकड़ा जा सका, सम्राट के चुनाव की प्रतीक्षा तो दूर की बात है, यह अनुमान लगाया जाता है कि उन पर, सम्राट पर, शीघ्र ही महाभियोग लगाया जाएगा और फिर वे दुख के साथ इस्तीफा दे देंगे। यही वह बात है जिसे वह स्वीकार नहीं कर पाता। पिताजी, अब मामला खत्म हो गया है, तो क्यों ना आप मेरे बेटे को लिनहाई शहर पर पुनः कब्जा करने के लिए भेज दें। बोलने वाला व्यक्ति फैंगमिंग जुनशान था, जो फैंगमिंग वुलियान का दूसरा बच्चे था। इस व्यक्ति का साधना आधार और शक्ति संभवतः फेगियन पर्वत और फैंगमिंग की शान से कमतर नहीं है, लेकिन क्योंकि वह धर्मी गठबंधन से संबंधित है और न्याय का दिव्य रक्षक है, इसलिए वह बाहरी रैंकिंग में भाग नहीं लेगा। लेकिन उनकी ताकत पर कोई संदेह नहीं है। सम्राट, यदि श्री जुनशान आगे आए तो यह मामला पूरा हो जाएगा और मैं मदद करने को तैयार हूँ। जो खड़ा हुआ वह जनरल आइस था, जो 12 दिव्य जनरलों में से एक था। जब जनरल लीहुओ को अतीत में मार दिया गया था, तो वह लंबे समय से लिंगजियो से नफरत करता था और हमेशा बदला लेने के अवसर की तलाश में रहता था। लेकिन लिंग जियाओ बहुत जल्दी बड़ा हो गया। वह जानता था कि वह अकेले बदला नहीं ले सकता, इसलिए इस तरह की सामूहिक कार्रवाई में शामिल होने से निश्चित रूप से बड़ी चीजें हासिल होंगी। जुनशान, कृपया मत जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम और तियानशान न्याय गार्ड को छोड़ दो और ड्रैगन और फीनिक्स चयन में भाग लो। तुम आइस फीनिक्स कबीले की असली उम्मीद हो। तुम्हें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। फैंगमिंग जुनशान फैंगमिंग वुलियान के दूसरे बेटे हैं। फैंगमिंग तियानशान फैंगमिंग वुलियान के सबसे बड़े बेटे हैं। ये दोनों उनके बेटों में सबसे मजबूत हैं और इनसे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। वह सोच रहा था कि अगर वह असफल हो गया तो ये दोनों बेटे उम्मीद बनेंगे। जब तक वह ड्रैगन और फीनिक्स चयन में फैंगमिंग की शान और फैंगिन शान को हरा देगा, तब तक उसका बच्चे भी युवराज बन सकता है। आखिरकार शेनहुआंग साम्राज्य में युवराज होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, वह है पर्याप्त ताकत। यदि आपकी ताकत अन्य प्रतिस्पर्धियों जितनी अच्छी नहीं है, तो चाहे आप अन्य पहलुओं में कितने भी अच्छे क्यों न हो, ये बेकार होगा। लेकिन पिताजी, लिनहाई शहर कौन जाएगा? फैंगमिंग जुनशान ने पूछा। ज़ुओडू, युवेई, तैयार हो जाओ, मैं इस बार व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करूंगा। फैंगमिंग वुलियान खड़ा हुआ और चिल्लाया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लिनहाई शहर की यह यात्रा उनके राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। ज़ुओडू और युवे उसके सबसे वफादार अधीनस्थ थे और वे सभी प्रथम स्तर के यिन यान क्षेत्र के स्वामी थे। उसके साथ 3 यिन यान क्षेत्र के स्वामी लिनहाई शहर गए। उसे विश्वास नहीं था कि वह लिनहाई शहर को दुश्मन से वापस नहीं ले सकता। इस समय फैंगमिंग वुलियान का मूड वास्तव में जटिल था। अतीत में उसने लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। लिंग जियाओ द्वारा दिव्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद भी उसने लिंग जियाओ और तथाकथित दिव्य साम्राज्य को गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि जब तक वह चाहे, दिव्य साम्राज्य को किसी भी समय नष्ट कर सकते हैं। इस बार उसने लिंग जियाओ तियानलोंग राजा की उपाधि वापस ले ली, ताकि अराजकता का फायदा उठाकर दिव्य साम्राज्य पर आक्रमण किया जा सके और दिव्य ड्रैगन महाद्वीप पर कब्जा किया जा सके। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो बाजी पलट देगा और उसके लिनहाई शहर पर कब्जा कर लेगा। ये घृणित बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चूंकि वह फिलहाल इस बच्चे को नहीं मार सकता, इसलिए बेहतर होगा कि वह पहले लिनहाई शहर पर कब्जा कर ले और इस बच्चे को यह समझा दे कि मूंगल के संरक्षण के बावजूद सेलेस्टियल साम्राज्य की कमजोर भीड़ कुछ भी नहीं कर सकती। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सम्राट के लिए एक व्यक्तिगत अभियान का नेतृत्व करना निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। सेना की कमान 3 जनरलों के हाथों में है, जिनके नाम है ज़ुओडू, युवेई और जनरल हानबिंग। ज़ुओडू और युवेई प्रत्येक के पास 200,000 की सेना है। जनरल आइस के पास 1 लाख की सेना थी।
सम्राट फैंगमिंग वुलियांग 10,000 रक्षकों से घिरा हुआ है, जिसकी कमान मिंगजिंगसी फैंगमिंग दहाई के पास है। ये वह व्यक्ति है जिस पर फैंगमिंग वुलियांग सबसे अधिक भरोसा करता है। इस युद्ध में वास्तव में 4 यिन यान क्षेत्र स्वामी थे। इससे कई लोग भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि लिन हेचेन का विनाश निश्चित है। आखिरकार उनकी धारणा में यूनू के अलावा दिव्य साम्राज्य में कोई अन्य मजबूत यिन यान क्षेत्र नहीं है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि चूंकि फैंगमिंग वुलियांग ने व्यक्तिगत रूप से लड़ने का फैसला किया है, इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से इस लड़ाई से विजयी होकर लौटेगा। अन्यथा वह पहले से भी अधिक सम्मान खो सकता है। सम्राट का पद शीघ्र ही बदल दिया जाएगा। भले ही आम चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं, मुझे डर है कि मैं अब पद पर नहीं रह पाऊंगा। ऐसे गंभीर परिणामों के कारण लोगों का मानना है कि फैंगमिंग वुलियांग के पास भयानक दृढ़ संकल्प और दृढ़ लक्ष्य हैं। अगर वह इस बार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह कभी भी आसानी से वापस नहीं आ पाएगा। इस कारण से फैंगमिंग वुलियांग ने अपना शरीर भी नीचे रख दिया और फायर फीनिक्स कबीले के पास जाकर काले और सफेद बुजुर्गों से यूनू और वाइन दानव तलवार को रोकने में मदद करने के लिए कहा। यदि दिव्य फीनिक्स कबीले में कोई है जो यूनू और शराब दानव तलवार को रोक सकता है, तो वे केवल काले और सफेद बुजुर्ग हैं। हालांकि फायर फीनिक्स कबीले और आइस फीनिक्स कबीले एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं, लेकिन वे दोनों आखिरकार दिव्य फीनिक्स शाही परिवार हैं। इस समय बस बैठकर देखना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि फायर फीनिक्स कबीले के काले और सफेद बुजुर्गों ने लिंग जियो के कारण जी लिंग्यू के बारे में सोचा। वे उस समय एक छोटी लड़की की हत्या की साजिश रचने में सक्षम थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आज लिंग जियो को बड़ा नहीं होने देंगे। मैंने पहले कभी युद्ध में भाग नहीं लिया क्योंकि मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन अब ये सिर्फ एक अवरोधन है, मौत की लड़ाई नहीं, इसलिए वे इसे ठीक समझते हैं। ये दोनों लोग अपनी ताकत से भी अधिक षड्यंत्र रचने में बेहतर हैं। बेशक फैंगमिंग वुलियांग ने भी इन 2 लोगों को खुश करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई। जहां तक कीमत का सवाल है, मुझे लगता है कि केवल वे ही जानते होंगे। लिन हाइचेंग दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है, और इस बार सेना पूरी तरह से कुलीन है। यात्रा में केवल 1 दिन और 1 रात लगी। काली सेना को देखकर लिनहाई शहर के लोग घबरा गए। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बारे में उनके मन में कोई विशेष अनुकूल धारणा नहीं है, लेकिन दिव्य साम्राज्य के बारे में भी उनके मन में कोई विशेष अनुकूल धारणा नहीं है। लेकिन अब जब लोग लिनहाइचेंग में हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य लिनहाइचेंग को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करेगा। उस स्थिति में बहुत सी चीजें अपरिवर्तनीय होंगी। आखिरकार जब देवता लड़ते हैं, तो मनुष्यों को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके जैसे आम लोग बस बहुत ही साधारण लोग हैं। यहाँ तक कि योद्धा भी ज्यादा से ज्यादा मार्शल मेरिडियन दायरे और स्वर्गीय मानव दायरे में ही होते हैं। इस समय लिंग जियाओ अभी भी किंगक्सू कॉलेज में मामलों से निपट रहा था। मुख्य हॉल में झोंग यू, फैंग क्विंगयान, जियू मो जियान, यूनू, लिंग जियो और कुछ छात्र और शिक्षक प्रतिनिधि बैठे थे। ठीक है डीन छो, हम लगभग 1 दिन और 1 रात से बात कर रहे हैं। मैंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि क्या कहा जाना चाहिए। आप अब किंगक्सू कॉलेज के डीन बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए आपको पद छोड़ देना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। ये सही है, लिंग जियाओ झोंग यू को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। ये भी एक अनिवार्य बात है, उसके मन में किंगक्सू कॉलेज के लिए भावनाएं हैं। हालांकि झोंग यू ने बार बार किंगक्सू कॉलेज के हितों को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वह फेगिन पर्वत को विश्व नेता बनने में मदद करना चाहता था। कई बार ऐसा भी हुआ जब किंगक्सू अकादमी के शिष्यों को स्थापित किया जा रहा था और यहाँ तक कि अन्य लोग भी दरवाजे पर आए, लेकिन अपने शिष्यों की मदद करने के बजाय वे एक दूसरे से लड़ने लगे। सौभाग्यवश उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसलिए लिंग जियाओ कुछ भी अतिवादी करने का इरादा नहीं रखता है। जब तक झोंग यू पद त्याग देते हैं, तब तक झोंग यू भविष्य में किंगक्सू कॉलेज के पूर्व डीन, मानद डीन या शिक्षक हो सकते हैं। हाँ, चाहे जितनी बार कहो, ये बेकार है। तुम तो बस एक छोटी सी अकादमी के शिष्य हो। मुझ डीन पर आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झोंग यू ने ठंडी सांस ली। उसे कभी भी त्यागपत्र नहीं देना चाहिए, अन्यथा फैंग यनशान के हाथ से एक और कार्ड जबरन छीन लिया जाएगा। मैंने आपको मनाने की कोशिश की, लेकिन आप जिद्दी हैं। उस स्थिति में चलो वोट करते हैं। यहाँ छात्र प्रतिनिधि और शिक्षक प्रतिनिधि हैं।
मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या हर कोई आपको डीन के रूप में जारी रखने का विकल्प चुनेगा या फेंग किंगयान को उपाध्यक्ष बनने देगा। लिंग जियाओ ने उसे पहले ही वह सम्मान दे दिया था जिसका वह हकदार था। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन झोंग यू ने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। वास्तव में आपको मतदान के परिणामों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कॉलेज के कई छात्र तो ये भी नहीं जानते कि उनके डीन का नाम झोंग यू है। वे फेंग किंगयान को ज्यादा जानते हैं, और हाल की कई घटनाओं के बाद उन्हें गहराई से महसूस हुआ कि उनके हितों और जीवन की रक्षा तभी हो सकती है जब फेंग किंगयान डीन बने। मुझे क्राउन प्रिंस यनशान द्वारा डीन का पद दिया गया था, और आप में से किसी को भी इसे छीनने का अधिकार नहीं है। झोंग यू ने बस मेज पर थपकी दी, गुस्से से खड़ा हुआ और चिल्लाया, यह एक मजाक है। किंगक्सू कॉलेज कभी भी शाही परिवार का कॉलेज नहीं रहा है। इसने अपनी स्थापना के बाद से हमेशा डीन चुनाव प्रणाली का पालन किया है। आप भी एक पुराने डीन हैं। आप ये भी नहीं समझते हैं, है ना? लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, हमने अतीत में सहयोग किया है। आपने मेरी मदद की है और मैंने आपकी मदद की है, इसलिए हमें दुश्मन नहीं माना जाता है, लेकिन आप वास्तव में डीन बनने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। झोंग यू ने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि उसने कॉलेज के हितों को एक तरफ रख दिया था क्योंकि वह वर्षों से फेंग यनशान के हितों के प्रति बहुत अधिक विचारशील था। इस वजह से अब वह उन छात्रों और शिक्षकों की नज़र में वास्तव में अयोग्य हो गया है जो वास्तव में कॉलेज के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। भूल जाओ, भूल जाओ। झोंग यू ने 2 बार आह भरी और चला गया। आखिरकार वह अभी भी अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता है। ठीक है, झोंग यू जा रहा है और आप उपाध्यक्ष किंगयान आधिकारिक तौर पर पदभार संभालेंगे। बहुत जल्द ही कई छात्र किंगक्सू कॉलेज में आएंगे। आपके यहाँ होने से मुझे विश्वास है कि किंगक्सू कॉलेज तेजी से आगे बढ़ेगा। लिंग जियाओ ने वास्तव में किंगक्सू कॉलेज को प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के स्थान के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले उसे उन लोगों से छुटकारा पाना होगा जो उसकी पूरे दिल से मदद नहीं कर सकते। कई उतार चढ़ावों के बाद जो लोग अभी भी किंगक्सू कॉलेज में रह सकते हैं, वे सभी ऐसे लोग हैं जो इस कॉलेज से बहुत प्यार करते हैं और उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है। कॉलेज के मामले अभी अभी सुलझे ही थे और अचानक लिंग मेई ने खबर दी कि फेंगमिंग वुलियांग लिनहाई शहर में आ गया है। क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें? यू नू ने पूछा। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन्हें लिनहाई शहर पर कब्जा करने की हिम्मत इसलिए दी क्योंकि मेरा मानना है कि उनके पास लिनहाई शहर की रक्षा करने की क्षमता है। अगर उन्हें हर समय हमारी मदद की जरूरत होगी तो यह निरर्थक होगा। आप सचमुच राहत महसूस कर रहे हैं? जेयू मोजियन ने कहा। फेंगमिंग वुलियांग ने व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करने का साहस किया। उसके पास जीतने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास और ताकत होनी चाहिए। बेशक मैं राहत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि फेंगमिंग वुलियांग को मेरे तियानचाओ साम्राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह इस बार निश्चित रूप से असफल होगा। लिंग जियो खड़ा हुआ और बोला, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ आकर उत्साह देख सकते हैं। मुझे इस उत्साह में बहुत दिलचस्पी है। जियो डायमंड स्वॉर्ड को वास्तव में पता था कि लिंग जियो को इतना मजबूत आत्मविश्वास कहाँ से मिला। वह कभी तियानलोंग महाद्वीप नहीं गया, लेकिन उसने लोगों को ये कहते सुना है कि वहाँ के योद्धा बहुत मजबूत नहीं हैं। तो लिंग जियो, यूइनव, जेयू मोजियान और लिंग मेई एक साथ लिनहाई चेंग गए। फेंग किंगयान किंगक्सू कॉलेज में रहकर कॉलेज के कामकाज को व्यवस्थित करते रहे। आखिरकार डीन बनना उनके लिए आसान नहीं था। रास्ते में चारों की मुलाकात फायर फीनिक्स जनजाति के काले और सफेद बुजुर्गों से हुई। फेंगमिंग वुलियांग वाकई बहुत विचारशील है। उसने वास्तव में उसे रोकने के लिए लोगों को यहाँ भेजा था। लेकिन चिंता मत करो तुम दोनों, हम सिर्फ उत्साह देख रहे हैं और कुछ भी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, छोटे बच्चे, तुम लिंग जियाओ हो, लेकिन जब बड़े लोग बात कर रहे हों तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम बीच में न बोलो। हे लाओ ने उपहास किया। बूढ़े हे, तुम अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हो। उसने जो कहा वही मैंने भी कहा। शराब दानव तलवार ने शांति से कहा। छोटे आदमी के शब्द मेरे शब्द हैं। यू नू ने ये भी कहा। हे लाओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, मानो उसे जोर से थप्पड़ मारा गया हो। लेकिन बूढ़ा लोमड़ी तो आखिर बूढ़ा लोमड़ी ही है और उसका हाव भाव जल्द ही सामान्य हो गया। चूंकि आप उत्साह देखना चाहते हैं तो चलो साथ साथ चलते हैं। हे लाओ ने कहा। जाना तो ठीक है,
लेकिन मुझे डर है कि तुम दोनों बूढ़े हो रहे हो और तुमने कुछ बुरा भी देखा है, और तुम्हारी खराब हृदय स्थिति के कारण तुम्हें कुछ हो सकता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। छोटा बच्चा तीखी जुबान वाला है, लेकिन समय आने पर कौन इसे सहन नहीं कर सकता, ये निश्चित नहीं है। इसलिए काले और सफेद बुजुर्ग और वे चारों लिन्हाइचेंग गए। वे सभी विशेषज्ञ थे और वे बहुत शीघ्रता से लिन्हाइचेंग पहुंचे। कुल मिलाकर आधे घंटे से भी कम समय लगा। लिन्हाई शहर पहुंचने के बाद लिंग जियो और अन्य लोग पास नहीं गए, बल्कि लड़ाई देखने के लिए दूर खड़े रहे। इस समय लिन्हाई शहर के बाहर फेंगमिंग वुलियान के नेतृत्व में 500,000 से अधिक सैनिक तैनात थे। वे टिड्डियों की तरह काले थे, आसमान को ढक रहे थे। ऐसे बहुत से योद्धा हैं जो केवल अपने पैर पटकने से भूस्खलन और जमीन में पैदा कर सकते हैं। मुझे डर है कि यिन यान क्षेत्र के योद्धा भी अकेले इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लिन्हाई शहर भी अच्छी तरह से तैयार है। टॉवर पर खड़ा कोई और नहीं बल्कि जीनिंग था, जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का पूर्व महान सेनापति था और अब वर्तमान साम्राज्य का महान सेनापति है। वू जियांग लिन्हाइचेंग नहीं आया। आखिरकार वह दिव्य साम्राज्य का सम्राट था और दिव्य राजधानी में रहना ही सबसे अच्छा विकल्प था। इस बार जब सेना लड़ी तो जीनिंग सेनापति थे। जिनिंग, तुमने वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को धोखा दिया और दिव्य साम्राज्य में भाग गए, और तुम जल्दी से बाहर आकर मर क्यों नहीं जाते? जो बोला वह जनरल आइस था। वह और जीनिंग दोनों ही 12 दिव्य सेनापतियों में से हैं। हालांकि उसकी ताकत जीनिंग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि उसके और जीनिंग के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के ये लोग वास्तव में बेशर्म हैं। हाँ, उन्होंने जनरल जीनिंग को उनके पद से बर्खास्त कर दिया और उन्हें मौत की सजा देना चाहते थे। अब जब वह अपने गृहनगर तियानलोंग महाद्वीप में वापस आ गए हैं और सेलेस्टियल साम्राज्य के जनरल बन गए हैं, तो वे अब और खुश नहीं हैं। लिन्हाई शहर में लोग निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे। लिन्हाई शहर के बाहर कई योद्धा जो अभ्यास कर रहे थे या साहसिक यात्राओं पर जा रहे थे, वे भी गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे। उनकी राय में जनरल आइस के शब्द बेहद बेशर्मी भरे थे। आप दूसरों से लिन्हाइचेंग को छोड़ने के लिए कह सकते हैं, लेकिन जीनिंग को गद्दार कहना सरासर बकवास है। क्या होगा अगर मैं लिन्हाइचेंग को छोड़ने से इनकार कर दूं? जीनिंग टावर पर खड़ी होकर ऊंची आवाज में पूछा। यदि आप लिन्हाई शहर से हटने से इनकार करते हैं, तो न केवल आप मर जाएंगे, बल्कि शहर के लोगों को भी आपके पीछे पीछे मरना पड़ेगा। जनरल हान बिंग ने व्यंग्य किया। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को बेटे की तरह प्यार करते हैं। आप इन गरीब लोगों को अपने साथ आग के समुद्र में मरते हुए नहीं देखेंगे, है ना? हे भगवान, मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। जेयू दानव तलवार शाप देने से खुद को नहीं रोक सकी। वास्तव में लिन्हाइचेंग के लोग दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के लोग हैं। वे उनकी अच्छी तरह से रक्षा करने में विफल रहे, और अब वे वास्तव में अपने ही लोगों का उपयोग दिव्य साम्राज्य की सेना को धमकाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी बेशर्मी केवल फेंगमिंग वुलियांग द्वारा ही की जा सकती है। ये किया जा सकता है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ही लाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चीनी सेना के आक्रमण का सामना करना और युद्ध में न मरना विश्वासघात है, और मृत्यु कोई दया नहीं है। बाय लाओ ने भी कहा, हाँ, उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अरे, ऐसा लगता है कि बेशर्मी संक्रामक है। अगर आप उन आम लोगों को अपने लिए मरने देंगे, तो आप, शाही परिवार, क्या करेंगे? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपके दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का विनाश अवश्यंभावी लगता है। शाही परिवार में ऐसे ही गुण वाले सभी लोग हैं। ये निश्चित नहीं है कि कौन किसको नष्ट करेगा। ही लाओ ने उदासीनता से कहा। लिंग जियो ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस समय वहां पर बातचीत स्पष्ट रूप से टूट चुकी थी, इसलिए फेंगमिंग वुलियांग ने हमला करने का आदेश दिया। मार डालो, लिन्हाई शहर को जमीन पर रौंद दो। फेंगमिंग वुलियांग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा यदि वह एक लिन्हाई शहर को नष्ट कर दे और सबसे बुरी स्थिति में दूसरा बना ले। जहां तक उन निर्दोष लोगों की बात है जो मर गए, उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर वे मर गए तो मर ही जाएंगे, इससे उसका क्या लेना देना। जनरल हान बिंग ने एक पुण्य कार्य करने का प्रयास किया और 1,00,000 लोगों की सेना का नेतृत्व करते हुए लिन्हाइचेंग की ओर कूच किया। वह दुनिया को अपनी महान शक्ति दिखाना चाहता था और यह साबित करना चाहता था कि वह जीनिंग से अधिक शक्तिशाली है और सेना का नेतृत्व करने में बेहतर है। शहर का द्वार खोलो। जीनिंग ने वास्तव में शहर के द्वार खोलने का फैसला किया, और फिर एक जनरल ने तियानलोंग महाद्वीप के सबसे विशिष्ट फायर ड्रैगन जानवर पर सवार होकर एक घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया।
वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 10,000। और यह जनरल किन हुओ है। जिनिंग, क्या तुमने मुझे कम आंकने की हिम्मत की है? इसे भूल जाओ, इस अज्ञात मोहरे को मार डालो और फिर तुम्हें मारने के लिए शहर में घुस जाओ। जनरल आइस आमतौर पर बहुत साधन संपन्न होते हैं, लेकिन उनकी यह बुद्धिमत्ता तभी सामने आती है जब उनका सामना किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होता है। जब उनका सामना अपने से कमजोर प्रतिद्वंद्वी से हुआ तो उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई। उसने इस बारे में भी नहीं सोचा, अगर किन हुओ इतना मजबूत नहीं होता तो क्या जिनिंग उसे 10,000 अग्नि ड्रैगन घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने की अनुमति देती। अग्नि ड्रैगन एक अत्यंत तेज सवार है। कुछ ही क्षण में किन हुओ ने मोर्चा संभाल लिया और जनरलों को मार डाला। गति इतनी तेज थी कि जनरल आइस को बचाव की तैयारी करने का भी समय नहीं मिला। एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी और केवल लाशें ही फेंकी जाती दिखाई देने लगी। लिन्हाई शहर से निकली घुड़सवार सेना 1,00,000 की सेना में तीखे भाले की तरह घुस गई और लाशों को खरबूजे और सब्जियों की तरह काटने लगी। बेवकूफों, डरो मत, वे बहुत कम हैं, शांत रहो। तलवार और ढाल वाले सैनिक उन्हें सामने से रोकेंगे और तीरंदाज उन्हें मारने के लिए तैयार हैं। जनरल आइस दहाड़े। हालांकि इस समय एक काली छाया अचानक उसके सामने आ गई। जब उसने ऊपर देखा, काली छाया एक योद्धा में बदल गई जो अग्नि ड्रैगन नामक जानवर पर सवार था और अपने सिर से 5 मीटर से भी कम ऊंचाई पर छलांग लगा रहा था। तभी जनरल आइस को भयानक हत्या की मंशा का एहसास हुआ और उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए अपने हथियार लहराए। परिणामस्वरूप अगले ही क्षण उसे लगा कि उसका सिर से लेकर पूरा शरीर एक भयानक भाले से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया है। किन हुओ ने दुश्मन जनरल का सिर कब्जे में ले लिया है। हिंसक दहाड़ की आवाज सुनाई दी और पहले से ही घबराई हुई 1,00,000 लोगों की सेना अचानक किन हुओ की शक्ति के कारण और भी अधिक अराजक हो गई। इस समय किन हुओ ने अवसर देखा और जनरल हान बिंग को उसके सिर से मार डाला। हेवनली टायरेंट मार्शल सोल चैप्टर 1500। किन हुओ ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए आगे पीछे हमला किया, जिससे न केवल जनरल हान बिंग का विनाश हुआ बल्कि कम से कम 30,000 दुश्मन सैनिकों की मौत हो गई और सम्राट का मन और मनोबल भी टूट गया। सुंदर, लिंग जियो प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। अंतिम विश्लेषण में युद्ध के मैदान पर लड़ाई भी प्रमुख जनरलों की ताकत पर निर्भर करती है। किन हुओ स्पष्ट रूप से जनरल आइस से अधिक शक्तिशाली थी और जनरल आइस का सिर काटना आसान था। कठोर वास्तविकता ने फैंग मिंग वुलियांग को सुस्त अवस्था में डाल दिया। फैंग मिंग वुलियांग, आप अभियान के नेता हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि हमारे दिव्य साम्राज्य को धमकाना आसान है ना? हालांकि इस बार आप गलत हैं। जिनिंग अभी भी बिना हिले डुले टावर पर खड़ी थी, दूरी पर फैंग मिंग वुलियांग को उदासीनता से देख रही थी। उसका चेहरा गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तुम्हें पता है, इन लोगों की ताकत में सुधार करने के लिए लिंग जियो ने सिन सिटी में तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी की राजकुमारी यूनिया के साथ एक बड़ा सौदा किया, बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री खरीदी और उन्हें अमृत में परिष्कृत किया। दमनात्मक वस्तु के रूप में शाही मुहर के उपयोग के साथ साथ एक शक्तिशाली प्रशिक्षण संरचना तैनात की गई। ये शर्म की बात होगी यदि उनके जैसे लोग खेती में सफल न हो सके। उस निकम्मे हान बिंग ने सचमुच दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को शर्मसार कर दिया है। महाराज, जनरल को जाने दीजिए और लड़ाई को आमंत्रित कीजिए। जुओ डू ने फैंग मिंग वुलियान को देखा और उसके हाथ पकड़ लिए। जनरल आइस चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी यिन यांग योद्धा नहीं है, इसलिए हारने का प्रभाव उतना बड़ा नहीं है। जुओ डू के दृष्टिकोण से जब तक वह जीत हासिल कर सकता है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। फैंग मिंग वुलियांग ने भी ऐसा सोचा था। हालांकि जब किन हुओ अपनी सेना के साथ उसे मारने के लिए आई तो पहले तो वह चौंक गया था, लेकिन अब उसने अपना धैर्य वापस पा लिया है। ठीक है, आगे बढ़ो और लड़ाई के लिए बुलाओ। फैंग मिंग वुलियांग ने सिर हिलाया। उनका मानना था कि जनरलों की ताकत के मामले में उनके लोग लिन हेचेंग के लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। जुओ डू ने सिर हिलाया, फिर हवा में तैरता हुआ लिन हेचेंग के पास पहुंचा। जिनिंग, अगर तुम में क्षमता है तो आओ और मुझसे 300 राउंड तक लड़ो। इस बार उसने अकेले ही जाने की योजना बनाई। आखिरकार घेराबंदी अभी शुरू नहीं हुई थी। एक बड़ी सेना को जल्दबाजी में ले जाना अच्छा नहीं होगा। उन पर टॉवर से तीरों की बारिश हो सकती है, जिससे उन्हें परेशानी होगी। जुओ डू ने अहंकार से कहा, जिनिंग, क्या तुम में हिम्मत नहीं है? ये सही है, मुझे लगा कि तुम उस समय मेरे अधीन कुछ नहीं कर सकते, और अब भी यह सही है। इस समय ही लाओ, जो दूर से लड़ाई देख रहा था,
ने लिंगजियो पर व्यंग्यात्मक रूप से नजर डाली और कहा, इस पल की जीत या हार कुछ भी नहीं है। जो अंत में हंसता है वह सबसे अच्छा हंसता है। रहस्यमय क्षेत्र में युद्धों में जीत या हार अक्सर सेनापति की ताकत से निर्धारित होती है। हाँ, ये सही है, देखते हैं आखिर में कौन हंसता है। लिंग जियाओ ने हंसते हुए कहा, इन लोगों की आंखें सचमुच अपने सिर से बहुत ऊपर हैं, इतना ऊपर कि वे कुएं से आकाश की ओर देख रहे हैं। क्या वे सोचते हैं कि वर्तमान दिव्य साम्राज्य अभी भी कमजोर पवित्र राजवंश है? इस समय लिन हेचेंग की दिशा से एक और शक्तिशाली आभा आई। यह ज़ुओडू से बिल्कुल भी कम नहीं थी, बल्कि और भी अधिक शक्तिशाली थी। तुम लड़ना चाहते हो, है न? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम इस लायक नहीं हो कि जनरल कोई कार्रवाई करे। यह ज़ीली थी जो लिनहाई शहर से उड़कर आई थी। उत्तरी रेगिस्तान की लड़ाई के दौरान ही ज़ीली ने लिंगजियाओ के कारण साधना में सफलता प्राप्त की थी और यिन और यांग क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया था। अब लिंगजियाओ के अमृत की बदौलत उसने एक सफलता हासिल कर ली है और यिन और यांग क्षेत्र में साधना के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। बेशक इसका उसकी अपनी योग्यता से कुछ लेना देना है, लेकिन इसका लिंगजियो के अमृत और शाही मोहर के तहत साधना गठन से भी कुछ लेना देना है। बिच्छू जनजाति से एक योद्धा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, बिच्छू जनजाति, अन्य लोगों के दास बनने के लिए तैयार होंगे। ज़ुओडू ने भौहें सिकुड़ी। यदि आप डरे हुए हैं तो बस कह दीजिए, इसके बारे में मत सोचिए। ज़ीली ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और ज़ुओडू की ओर कूद पड़ी। ये देखकर ज़ुओडू के पास गोली खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि 2 राउंड बाद ज़ीली की विशाल बिच्छू की पूंछ ने ज़ुओडू की छाती को छेद दिया और उसके शरीर को ऊपर उठा दिया। शीली, दुश्मन जनरल का सिर ले लो। ओह ओह, लिनहाई शहर से आश्चर्यजनक जयकारे आए। लगातार 2 मुकाबलों में लिन हेचेंग ने पूरी जीत हासिल की। इससे अंततः फैंग मिंग वुलियान की अभिव्यक्ति पूरी तरह से उदास हो गई। वह यहाँ जीतने के लिए आया है, मरने के लिए नहीं। दुश्मन की ताकत स्पष्टतः उसकी अपेक्षा से परे थी। ज़ुओडू सबसे वफादार योद्धा था जो लंबे समय से उसका अनुसरण कर रहा था, लेकिन आज उसे ज़ीली ने इतनी आसानी से मार दिया। इससे उन्हें संदेह होने लगा कि क्या इस बार उनका व्यक्तिगत अभियान सही था। दूर से लिंगजियो ने हेई लाओ और बाई लाओ को तिरस्कार से देखा और कहा, आपने कहा था जो अंत में हंसता है वह सबसे अच्छा हंसता है। ऐसा लगता है कि आपने मेरे जनरलों को पूरी तरह से कम करके आंका है। काले और सफेद बुजुर्ग गंभीर दिख रहे थे और कुछ नहीं बोले। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा था कि ज़ुओडू अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन कौन जानता था कि वह अपनी जान गंवा देगा। और कौन मरने आ रहा है? ज़ीली ने अपनी उदासीन नज़र दुश्मन की टुकड़ी पर डाली, जहां विशाल बिच्छू की पूंछ अभी भी ज़ुओडू के शरीर को जकड़े हुए थी। आवाज ठंडी और उत्तेजना से भरी थी। महाराज, मुझे जाने दीजिए, ज़ुओडू की मृत्यु व्यर्थ नहीं जा सकती। दायां गार्ड अब और नहीं टिक सका। वह बाएं गार्ड से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन वह इतना अपमान कैसे सहन कर सकता था? इंतजार। फैंग मिंग वुलियांग इस समय असमंजस में था, लेकिन उसने अभी भी विवेक बनाए रखा था। सच कहूं तो अगर वह पूरी तरह से पागल हो जाता तो वह तुरंत सेना को हमला करने का आदेश दे देता। लेकिन उस स्थिति में परिणाम क्या होगा, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बार में 2 सेना कमांडरों की मृत्यु हो गई और लगभग 300,000 सैनिक बिना कमान के रह गए और वे निश्चित रूप से अराजकता में फंस गए। वह नहीं चाहता था कि दाहिना गार्ड फिर से मर जाए। ज़ीली, तुम बिच्छू लोगों के योद्धा हो। तुम हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और दिव्य साम्राज्य के बीच युद्ध में हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपने क्रोध में तुम्हारे बिच्छू लोगों को खत्म कर दूंगा? फैंग मिंग वुलियान का मानना था कि लिनहाई शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ज़ीली था। जब तक वह इस ज़ीली को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर सकता था, लिन हेचेंग को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन वह अभिमानी और दबंग होने का आदी था। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया जाना चाहिए था, लेकिन यह एक धमकी की तरह था। चुप रहो, ज़ीली अचानक हिंसक रूप से चिल्लाया। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यह ज़ीली इतना सक्षम था कि उसने वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सम्राट फैंग मिंग वुलियान को चुप करा दिया था। क्या यह आदमी वास्तव में सोचता है कि लिंगजियो का दिव्य साम्राज्य दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? ये तो कुछ ज्यादा ही अहंकारी बात है न? इस समय ज़ीली की आवाज फिर से सुनाई दी।
फैंग मिंग वुलियान, तुम बेशर्म खलनायक हो। तुमने बार बार हमारे जी कबीले को नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हमें साजिश का पता चल गया है। हमारी बिच्छू जाति स्वर्ग के सम्राट महामहिम के कारण जीवित रह सकती है, जो हमारी बिच्छू जाति के उपकार करता है। तुम कौन हो जो मुझे आत्मसमर्पण के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हो? महाराज, जनरल अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह इसीलिए इतनी घमंडी है कि उसने जनरल से उसका मुंह फाड़ने के लिए कहा। राइट गार्ड गुस्से से चिल्लाया। उसी समय उसने एक हथौड़ा पकड़ा और बाहर की ओर भागा। फैंग मिंग वुलियान के पास उसे रोकने का समय भी नहीं था। धनुर्धारी, ढक जाओ। फैंग मिंग वुलियान नहीं चाहता था कि राइट गार्ड की मौत व्यर्थ हो, इसलिए उसने ज़ीली को मारने के लिए तीरंदाजों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि अगले ही पल उसके पीछे चीख पुकार की आवाज़ें गूंजने लगी।